यानी कि आपका पोर्शन तो कंप्लीट हो गया होगा, डोंट वरी, पूरा हो गया होगा कि ये वीडियो आपको सेकंड वीडियो मिली होगी 15 साल के क्वेश्चंस पीवाईक्यू। मुझे क्या बेनिफिट होगा, टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर जो है पूरा एनालाइज करके खत्म हो चुका होगा। यार ये तो काफी बार रिपीटेड है, ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं कि 95% प्लस लाना है हमें, कि मैम इतना बैकलॉग है कैसे कवर करें, कि डेफिनेटली हमारा 70 में से 70 स्कोर होगा ही। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल, सब ठीक? आई होप कि आप लोगों ने वन शॉट के प्लेलिस्ट में से सारे वन शॉट तो कंप्लीट कर लिए होंगे, यानी कि आपका पोर्शन तो कंप्लीट हो गया होगा। डोंट वरी, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका पोर्शन कंप्लीट हुआ है सिर्फ वही ये चैप्टर अटेंड कर सकता है या ये लेक्चर अटेंड कर सकता है। नो, तो आधा हो गया होगा, एक हो गया होगा, दो हो गया होगा, पूरा हो गया होगा, ऐसे काफी सारे बच्चे हैं। तो पहले मुझे ये बता दो किसका कितना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ आई होप कि ये वीडियो आपको सेकंड वीडियो मिली होगी, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो ये देखी कि रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स के 15 साल के क्वेश्चंस, है ना। तो बच्चों ये सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे 15 साल के पीवाईक्यू। अब इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, तो देखो बच्चों, इससे हमें ये बेनिफिट होने वाला है कि आज तक के जितने 15 साल के क्वेश्चंस आए थे उन सबका जो लैंग्वेज होता है, जो कॉन्टेक्स्ट होता है और टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब हमें समझ जाएगा। जहां पे एग्जामिनेशन हॉल में सारे बच्चे बैठ के ये सोच रहे होंगे कि अरे ये पूछना क्या चाहता है, वहां पे तुम्हारा पेपर जो है पूरा एनालाइज करके खत्म हो चुका होगा। अब तुमको जैसे जैसे तुम ये सीरीज के एक एक चैप्टर्स देखते जाओगे ना बच्चों, आपको ये समझ आएगा कि यार ये तो काफी बार रिपीटेड है, काफी बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नॉट सेम क्वेश्चन तो एटलीस्ट लैंग्वेज अलग अलग करके भी वो लोग सेम टॉपिक जरूर पूछते हैं। दैट इज वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा इसेंशियल हो जाता है, बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। तो इसके लिए मैंने 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल नहीं, टोटल 15 साल के पेपर्स का एकदम इंटेंसिव रिसर्च करके ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जिनको मैंने सब टॉपिक वाइज डिवाइड भी किए। यानी कि चैप्टर का नाम, वहां पे सब टॉपिक रहेगा, वो सब टॉपिक के अंदर जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं आज तक, वो सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पे मैंने सॉल्व करवाए हैं आपको। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, और जो हमारा एम है कि 95% प्लस लाना है हमें, वो हम डेफिनेटली ला पाए। आपसे क्या एक्सपेक्टेड है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ट्राई करो कि वो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में विथ टाइम स्टैम्प डाल पाओ। ठीक है, दैट इज द ओनली एक्सपेक्टेशन विच आई हैव फ्रॉम यू। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं ना। अगर आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस नहीं मिल रहे चैप्टर के, तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में अपने चैनल पे, और वहां पे आपको मिलेगा 11th स्टैंडर्ड का भी प्लेलिस्ट, 12th स्टैंडर्ड का भी प्लेलिस्ट। मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस का भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना देती हूँ। काफी बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम इतना बैकलॉग है कैसे कवर करें, तो वो सब चीज के लिए मैंने सबको एक ही एक प्लेलिस्ट में डलवा देना है, आज ही करवा देती हूँ तुम लोगों के लिए। दूसरी बात, ये जो पीवाईक्यू का फोल्डर है ये भी अलग रहेगा, तो तुमको ये टेंशन नहीं लेना कि तुम सर्च करो, ये सेव करो, इतना करो, टेंशन मत लो उसका। मैं प्लेलिस्ट ही अलग बना दूंगी। तो जैसे आप चैप्टर वाइज चलते जाते हैं, आपको बस चैप्टर वाइज चलते जाना है। ठीक है, और टेंशन मत लो, इनकेस तुम्हारा नहीं पढ़ के हुआ है, स्टिल इससे काफी ज्यादा पढ़ के हो जाएगा। अब किस किस बच्चों के लिए ये ज्यादा यूजफुल रहेगा, तो देखो बच्चों, तुमको सिंपल बात बताती हूँ। लोग जब नवनीत पेपर से भी पढ़ते हैं ना, उनका 60 से 70% आ जाता है पूरे साल कुछ नहीं पढ़ के, सिर्फ नवनीत पेपर पढ़ के भी। अब इमेजिन करो, अब इमेजिन करो कि अगर तुम 17 साल से लेके 15 साल तक के सारे पीवाईक्यूज कवर करोगे, प्लस तुम पढ़ोगे, प्लस तुम मैराथन्स अटेंड करोगे, तो तुम्हारा हाथ कोई पकड़ सकता है? डेफिनेटली नहीं। मैं तुमको एक चीज कहती हूँ, ये सेशन को सीरियसली अटेंड कर लो। ये मेरा वादा नहीं है, मेरा दावा है कि डेफिनेटली हमारा 70 में से 70 स्कोर होगा ही। ठीक है, तो विदाउट फर्दर एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, इसके अंदर में सबसे पहले एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू का रूल आपको और मुझे सबको पता है कि मैम को कैसे चाहिए। तो व्हाट आई वांट कि जो जो एमसीक्यू के ऑप्शंस होंगे, जो जो उसके आंसर्स होंगे, आपको वो कमेंट सेक्शन में डालने हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ चंद सेकेंड्स का टाइम दूंगी, आपको पॉज करना है अगर वो टाइम आपको कम लग रहा है, और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कर देना है। ठीक है,
बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तुम इतना समझो। 2008 तक के जितने पेपर है सबको खंगाला है, उसको फिर मैंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया है, फिर जाके मैंने उसको वहां पे क्वेश्चंस पुट करके चैप्टर वाइज भी सेग्रीगेट करके फिर तुम्हारे सामने लाया है। तो इतने मेहनत का तुम, ये मेहनत का जो फल है ना उसको बाप मत जान दो, मेरे को फल दिखाना कि हाँ भाई कर पा रहे हो, तुम में है जज्बा, तुम में है दम। ठीक है, इतना ही तुमसे एक्सपेक्टेड है। बढ़े फिर आगे, शुरू करते हैं एकदम जोश में। मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में अपना जोश लेवल बता देना बच्चों, जिससे मैं भी एकदम जोशीली हो जाऊं जब मैं तुम्हारे कमेंट्स देखूं। सो हाउ इज द जोश, आई वांट यू टू रिप्लाई हाउ इज द जोश। ठीक है, आई होप many 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 students will write hi ma'am, that is what I expect from you। तुम करके दिखाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू के बारे में देखेंगे। मैंने ईयर भी लिख दिया है सो दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि कितने साल से कितने साल में चीजें रिपीट होती हैं। ठीक है, तुम ना मोस्टली वीडियोस पाओगे पूरे यूट्यूब पे कि कितना 4 साल पुराना 2 साल पुराना पीवाईक्यू, दैट्स इट। दिस इज द ओनली वीडियो जहाँ पे तुम्हें 15 साल के पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इतना तुमसे अर्ज है कि पूरा वीडियो देखना है और कंप्लीट करना है साथ में। एक बार मैं चेक कर लूं, मेरा माइक इज वर्किंग, माय रिकॉर्डिंग इज वर्किंग, माय ऑडियो इज गुड, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो इज फाइन, ओके। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। यहाँ पे बच्चों मैं आपको जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, वो तुम्हारे पास बेसिकली टाइम है टू अंडरस्टैंड कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है मैमरी ग्लैंड में से मिल्क सिक्रीशन को। ठीक है, क्या कहा मैंने, मैमरी ग्लैंड में से मिल्क सिक्रीशन को कौन सा हार्मोन सिक्रीट, कौन सा हार्मोन एक तरीके से स्टिमुलेट करता है। अब तुम लोगों को पता हो कि जैसे पार्चुरेशन हो जाता है, पार्चुरेशन यानी कि बेबी का जब डिलीवरी हो जाता है उसके बाद का स्टेज जो होता है ना बच्चों, वो होता है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड मतलब मदर जो है वो यहाँ पे मिल्क प्रोवाइड करती है, मिल्क सिक्रीट करती है अपने बेबी के लिए। अब ये जो मिल्क होता है इट इज वेरी इसेंशियल हमारे बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमारा बेबी जो है वो अभी अभी जस्ट बाहर के माइक्रोफ्लोरा में इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले जो था वो बॉडी के माइक्रोफ्लोरा के अंदर रेस्ट्रिक्टेड था, अब वो अचानक बाहर आया तो उसको बहुत ज्यादा बीमारी लगने के चांसेस होते हैं। तो इसी रीजन से बच्चों वहां पे हम लोग मिल्क यूज कर रहे हैं, किसका, तो मदर का, जो कि मदर के बॉडी ने क्रिएट किया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मदर की बॉडी मिल्क क्रिएट कर कैसे पा रही है। तो वहां पे जो हार्मोन है, जैसे अब ये मार्च 2008 का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी इज ईस्ट्रोजन, ऑप्शन सी ल्यूटेराइजिंग हार्मोन एंड ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ऑक्सीटोसिन। ठीक है, आई होप काफी लोगों ने यहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ करेक्ट आंसर डाल दिया था। सो द करेक्ट आंसर इज बच्चों ऑक्सीटोसिन। ये विजिबल है, ठीक है। और डोंट वरी, इसका जो नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी विद द हेडिंग की पीवाई 12th चैप्टर 2 PYQs नोट्स ऐसे करके डाल दूंगी, या विद सॉल्यूशंस ऐसे करके डाल दूंगी, तो तुमको ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, तुम्हारे पास सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। द एंडोमेट्रियम इज अ पार्ट ऑफ डैश। ये मार्च 2008 का क्वेश्चन है। एंडोमेट्रियम के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा ओवरी का स्ट्रक्चर होता है ना। ठीक है, ये ओवरी का आपका स्ट्रक्चर है कुछ। और ये जो यूटेरस के अंदर बच्चों एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है ना, ये यूटेरस के अंदर जो एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है ना, इसको ही एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं। और यही लाइनिंग ब्रेक होती है वाइल योर मेंसेस, मतलब 4th to 5th डे ऑफ ब्लीडिंग के टाइम पे ये लाइन ब्रेक होती है, जिसके वजह से इतना एक्सट्रीम पेन भी होता है, साथ में ब्लीडिंग भी होता है। अब मान लो कि अगर मैंने तुमको खरोच लिया यहाँ पे, या मैंने चाकू लिया, मैंने यहाँ पे हाथ से कर दिया, तो पूरा ब्लड 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 हो जाएगा। यही जो ब्लड 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 है, अब तुम मानो कि तुम्हारे इंटरनल कोई तो मेम्ब्रेन को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, तो ब्लीडिंग होगी, साथ में क्रैम्प्स होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एंडोमेट्रियम लेयर किसका पार्ट है, तो यूरिनरी ब्लैडर का है क्या, तो नहीं है। यूरेटर का है क्या, नहीं है। यूरेथ्रा का है क्या, नहीं है। किसका पार्ट है, यूटेरस का पार्ट है, क्योंकि ये एक तरीके से रिप्रोडक्शन का एसेसरी पार्ट हो गया है ना। क्योंकि जब एक बंदी
कंसीव कर लेती है ना, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद वो एंडोमेट्रियल लेयर ही थिक होने लगता है और वहीं से प्लेसेंटा जुड़ता है अपना। तो इसके वजह से वो एक एसेसरी टाइप का मेम्ब्रेन है फॉर प्रेगनेंसी। ओके बच्चों, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यूटेरस आएगा। आई होप आपने आंसर लिख दिया था जब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मोस्टली फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस एट, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है ओवम का। तो तुम लोगों को अगर ये डायग्राम दिख रहा हो तो यहाँ पे तुमको पता है कि इस पार्ट में होने वाला है। अब इस पार्ट के बारे में ना मैंने तुमको कुछ सिखाया था कि जो मोटा पार्ट होता है, तुम देखो कि ये पार्ट पतला है, ये पार्ट पतला है, लेकिन बीच वाला पार्ट जो है ना बच्चों वो थोड़ा सा स्वोलन है, वो थोड़ा सा मोटा है। और मोटा पार्ट जो होता है ना बच्चों उसी को हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला। मोटा पार्ट जो होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्लियरली आंसर इज विजिबल विच इज एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब तुमको, अगर तुम मेरे सामने होते और तुम डायरेक्ट आंसर को टिक करते तो मैं छड़ी मारती तुमको। कभी भी यू हैव टू मेक श्योर कि तुम चारों ऑप्शन एक बारी पढ़ लो, क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ोगे वहां पे कुछ ट्विस्ट दिया रहा तो तुम फंस सकते हो इसमें। तो ऑप्शन ए इज इस्थमस ऑफ फेलोपियन ट्यूब, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी इनफंडिबुलम ऑफ फेलोपियन ट्यूब, बिल्कुल नहीं। फंडस ऑफ यूटेरस, तो ये वाले पार्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा। एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब यानी कि स्वॉलन पार्ट में होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका मार्च 2010 का। आई होप आप आंसर्स भी लिखते जा रहे हो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैंकर आर द प्राइमरी लीजन्स कॉज्ड बाय व्हाट। शैंकर यानी कि ऐसे छोटे छोटे फोड़ी हो जाते हैं, छोटे नहीं बड़े फोड़ी होते हैं। जैसे आम खाने के बाद फोड़ी होती है देखो, उसके ऊपर एक पीस जैसा आ जाता है और उसके बाद में वो ब्लीड होने लगता है। अगर तुम उसको खुजली करो या वहां पे कुछ लग जाए तो उसको ना शैंकर बोलते हैं। और वो प्राइमरी लीजन्स है, पूछा गया लेकिन किसके वजह से होता है, मार्च 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है नाइजेरिया गोनोरिया, ये गोनोरिया कॉज करता है। दूसरा हो गया ट्रैपोनेमा पैलेडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड सैल्मोनेला टाइफाई। तो जब तुमको शैंकर दिखता है ना, ये एक तरीके से साइन है कि सामने वाले बंदे को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसी के वजह से कभी भी जो तुम्हारा सेक्सुअल पार्टनर्स होगा आगे जाके फ्यूचर में, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारा जो कॉन्वर्सेशन है दैट इज वेरी क्लियर, कि तुम क्या उससे बात कर रहे हो। तुम्हें पता रहना चाहिए कि उसका सेक्सुअल हेल्थ कैसा है, उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा है, नहीं तो तुम्हें भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो सकता है बच्चों। हम बहुत अभी यंग एज में है तो हमारे हॉर्मोन्स ही ऐसे हैं कि हमें गलत चीजें अट्रैक्ट करती है। बट यू शुड बी अवेयर कि तुम अपनी सेक्सुअल एनर्जी किसके साथ शेयर कर रहे हो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे गलती की तो तुम उसके माइंडसेट के भी हो सकते हो, बिकॉज यू आर शेयरिंग अ सीक्रेट बॉन्ड विद समवन। और अभी के जनरेशन में मैं ब्लेम नहीं कर रही, मैं खुद इतना ज्यादा पुराने जनरेशन की नहीं हूँ, बट स्टिल अभी के इसमें क्या केस हो चुका है कि वी डोंट केयर, वी डोंट वैल्यू रिलेशंस, वी डोंट वैल्यू आवर रिलेशनशिप। कोई भी चीज को हम वैल्यू नहीं करते, ना मॉम डैड के रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं, ना हम अपने पार्टनर्स के रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं, ना फ्रेंड्स को वैल्यू करते हैं। बट जो गलत चीजें होती है हम उनके साथ ज्यादा रह जाते हैं। तो ये सब प्राइमरी लीजन्स होते हैं जिसके थ्रू पता चल जाता है कि इसको एसटीडी है। सो इफ अ पर्सन हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दिस टाइप ऑफ पर्सन, सामने वाले बंदे को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो जाएगा। तो ये उसमें का ही एक पार्ट है। तो यू शुड बी अवेयर कि तुम किसके साथ अपना सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहे हो। दैट इज द रीजन, इसलिए आपको 10th में भी और 12th में भी दोनों तुम्हारा जो पीक एजेस है, जो एडोलेसेंस का एज है, उसी टाइम पे तुमको ये चैप्टर्स दिया गया सो दैट तुमको ट्यूनिंग किया जा सके। 10th स्टैंडर्ड में बहुत बेसिक लेवल पे था, 12th स्टैंडर्ड में तुम्हें थोड़ा डिटेल में समझाया कि तुम गलत ना करो, तुमसे कोई गलती ना हो, तुम अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने भाई बहनों को भी सिखा पाओ। ठीक है, तो जब मैं तुमको कोई टॉपिक भी पढ़ा रही हूँ तो तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे रिवीजन भी करवा पा रही हूँ, कि तुम्हें ऐसे शॉकिंग नहीं लगे कि अरे यार ये तो टॉपिक ही नहीं आता मुझे। तो तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तुम्हारा कैसे पीवाईक्यूज करवाना है। ओके, तो इसका आंसर आएगा बच्चों ट्रैपोनेमा पैलेडियम। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रैपोनेमा पैलेडियम। उसके अगर ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने मुझे डिजीज कॉज किया है तो उस टाइम पे मुझे शैंकर का डेवलपमेंट होगा एज ए प्राइमरी लीजन। ओके, शैंकर डेवलपमेंट हो जाएगा मेरे में। अब बढ़ते हैं, आई होप आपने वो कर लिया हो। पहले ये बता दूं कि मार्च 2013 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, एकदम ऑनेस्टली तुमको ये सेशन अटेंड करना है, सच्ची बता रही हूँ। मैं तुम्हें कहा, मैं वादा नहीं करती, मैं वादा में बिलीव नहीं करती क्योंकि प्रोमिसेस ब्रेक होती है। मैं
तुमको दावा कर रही हूँ कि तुम्हारे मार्क्स आएंगे, बट तुम्हें एकदम जो मैं पूछ रही हूँ, जो मैं करने बोल रही हूँ, उतना ज्यादा ऑनेस्टी से काम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन मार्च 2014 का क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी इन सेकेंड ट्राइमेस्टर इज मेंटेन्ड बाय। सेकेंड ट्राइमेस्टर में चले गए, जैसे कि आपको पता है कि हमारा 9 मंथ 10 डेज का प्रेगनेंसी होता है, वो डिवाइडेड है 3 ट्राइमेस्टर में, हर ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में किसकी वजह से सब मेंटेन होता है। ऑप्शन ए है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है ईस्ट्रोजन, और ऑप्शन डी है HCG विच इज ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, अब तुमको एक बात बता दूं, जब मैं लेक्चर भी पढ़ा रही थी उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि प्रोजेस्टेरॉन पी, उससे याद रखना प्रेगनेंसी हार्मोन। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेन जो तुम्हारा प्रेगनेंसी रेगुलेशन का काम है, ऑर्गन डेवलपमेंट का काम है, ये सारा कुछ जो है ना, ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन करता है। जब तुम प्रेगनेंसी किट में चेक भी करते हो ना, यूरिन डालते हो, फिर 2 लाइन्स आते हैं, वो चेक करने वाला जो फैक्टर होता है, वहां पे भी कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रोजेस्टेरॉन का हाथ होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। गेम्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन। अब जो तुम्हारा गेम्यूल फॉर्मेशन था, यानी कि एक सर्कल बनता है, उसके ऊपर एक काइटिनस लेयर, अंदर छोटे छोटे गैम्यूल का फॉर्मेशन, एंड उसके बाद में वो ब्रेक हो जाना, दैट इज नथिंग बट योर गेम्यूल फॉर्मेशन। तो ये अक्टूबर 2014 का क्वेश्चन है। अब तुमको पता है कि गेम्यूल जो है इट इज टिपिकली फॉर स्पॉन्जेस, पोरिफेरा करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर विल बी स्पॉन्जिलिया, और ये अक्टूबर 2014 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आई होप आप आंसर लिखते जा रहे हो जब मैं आपके लिए क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैप्लॉइड सेल अ होल जीनोम इन ह्यूमन बीइंग इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन सा हैप्लॉइड, यानी कि एन सिंगल एन वाला जीनोम है जिसके अंदर पूरा का पूरा जीनोम प्रेजेंट है ह्यूमन बीइंग का। तो ऑप्शन यहाँ पे है ए स्पर्म, बी सोमैटिक सेल, सी मैच्योर आरबीसी, एंड डी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि ये अभी डेवलपमेंट के राह पे है, पूरा डेवलपमेंट इसका हुआ नहीं है। मैच्योर आरबीसी ये तो भाई ब्लड का बात हो गया, यहाँ पे तो बात ही नहीं हुई। सोमैटिक सेल यानी कि बॉडी ग्रोथ के बारे में बात है, तो यहाँ पे कहाँ से जीनोम आएगा पूरे ह्यूमन बीइंग का। बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्पर्म, उसके अंदर में प्रॉपर उसका जीनोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बच्चों, ऑप्शन ए विच इज स्पर्म, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रोफो मार्च 2015 का क्वेश्चन है ये, बाय द वे। द ट्रोफोब्लास्ट सेल इन कॉन्टैक्ट विद एम्ब्रियोनल नॉब आर कॉल्ड। जिसने मैराथन अटेंड किया था उसको पता है इसका आंसर। ऑप्शन ए इनर सेल मास, ऑप्शन बी ब्लास्टोमियर, ऑप्शन सी अमीनोजेनिक सेल्स, ऑप्शन डी सेल्स ऑफ रॉबर। अक्टूबर 2015 का क्वेश्चन है। तो द आंसर इज सेल ऑफ रॉबर। वो सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होता है, सबसे इनिशियल लाइनिंग होता है तुम्हारे ट्रोफोब्लास्ट का, ठीक है। सो द आंसर विल बी सेल्स ऑफ रॉबर। ठीक है बच्चों, इतना समझ चुका है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर इतना तुम लोगों को समझ चुका है तो हम अब आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 9th क्वेश्चन। डैश कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। इनमें से कौन कंट्रीब्यूट करता है 60% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सीमेन, दैट इज माय क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन बी काउपर्स ग्लैंड, ऑप्शन सी सेमिनल वेसिकल, एंड ऑप्शन डी बार्थोलिन्स ग्लैंड। मार्च 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का क्या रिक्वायरमेंट है वो एक बार आपको समझाती हूँ। पूछा गया है कि कौन सा इनमें से ऐसा ग्लैंड या ऐसा वेसिकल है जो कि 60% टोटल वॉल्यूम रहता है उसमें सीमेन का, ठीक है। सीमेन के अंदर इनका 60% टोटल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपको खुद को पता है कि सेमाइनल वेसिकल आएगा, क्योंकि ये सब तो चिंदी पिंदी अपना जो सिक्रीशन है वही दे पाते हैं, ठीक है। आई होप ये आंसर आपने लिखा होगा मेरे बोलने के पहले, क्योंकि ये तो लेक्चर में भी बहुत बार हुआ है। अब हम लोग मार्च 2017 का क्वेश्चन देखेंगे। अबॉर्शन इज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ। अब अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों होता है वो देखेंगे। ऑप्शन ए एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन बी
ईस्ट्रोजन, ऑप्शन सी अगेन ईस्ट्रोजन डाला एडिटर ने, प्रणाम है एडिटर को। ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। उसको लिटरली मैंने इतने क्वेश्चंस ढूंढ के दिए हैं और वो ऐसे मिस्टेक करता है, ठीक है, नेवर माइंड। तो यहाँ पे पूछा है कि किसके वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा अबॉर्शन का केसेस होता है, तो बच्चों इट इज बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि जो जो जनरेटर है, जो क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर होता है। क्रिएट भी प्रोजेस्टेरॉन ने किया, तो डिस्ट्रॉय करने का काम भी कौन करेगा बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन ही करेगा, प्रेगनेंसी हार्मोन ही करेगा, ठीक है। अब 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एक्सटर्नल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू शीथ ऑफ ह्यूमन टेस्टिस इज, यानी कि जो तुम्हारा बाहर का लेयर है कनेक्टिव टिश्यू शीथ का, किसका? ह्यूमन टेस्टिस का, वो क्या है पूछा गया है। तो अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने कुछ ऐसे करके डायग्राम बनाया था, ऐसे 1 2 3 करके, फिर उसके बाद में ऐसे करके, फिर उसके बाद में ऐसे करके। वो डायग्राम याद आ रहा है आप लोगों को? आई होप वो डायग्राम याद आ रहा है। तो यहाँ पे ना मैं लेयर्स पूछ रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे फर्स्ट पूछा है ट्यूनिका वैक्यूलोसा, फिर उसके बाद में पूछा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर पूछा है ट्यूनिका ग्रैन्युलोसा, डी ऑप्शन इज ट्यूनिका वेजाइनालिस। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सटर्नल लेयर कौन सा है बच्चों? तो दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको पूछा गया मार्च 2018 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिजोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि इनमें से कौन सा मिजोडर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी एनामल ऑफ टीथ, ऑप्शन सी हार्ट एंड ऑप्शन डी लिवर। मिजोडर्मल मतलब क्या होता है तुमको पता है कि यहाँ पे बच्चों आउटर मोस्ट लेयर इज एक्टोडर्म, बीच अंदर का लेयर इज एंडोडर्म और बीच का लेयर इज मिजोडर्म। तो यहाँ पे पूछा सबसे मिजोडर्म से कौन सा जनरेटेड यहाँ पे ऑर्गन है तुम्हारे पास, तो इट इज नथिंग बट योर हार्ट, क्योंकि यहाँ पे बेबी के डेवलपमेंट के बारे में बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहे पता है? कि जब बेबी डेवलप हो रहा है तो मिजोडर्म में से उसका क्या चीज डेवलप हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे 12 क्वेश्चन किए हैं। मुझे क्या चाहिए आप लोगों से पता है? जिसने अभी आंसर नहीं दिया है, ये जो मेरे टोटल 12 क्वेश्चंस हुए हैं, जो यहाँ पे आंसर नहीं दे पाया है वो इसका आंसर देंगे। ऐसी मैं बीच में टाइम देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट वाले में तुमको टाइम कम मिल रहा था आंसर देने का। अब ये 12 एमसीक्यूज का तुमको मुझे बताना है कि तुमको 12 आउट ऑफ कितना आया, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि आउट ऑफ 12 आपका कितना आया, और ये चीज पता करने के लिए मैं आपको देने वाली हूँ टाइम 5 मिनट्स। ओके, तो 5 मिनट्स में यू हैव टू टेल मी कि तुम्हारा कितना आया है, ठीक है। शार्प 5 मिनट्स आई एम गिविंग यू। इसमें मुझे बताओ कि तुम कितना सॉल्व कर पाए हो, क्या नहीं कर पाए हो। उसके बाद हम आगे के स्लॉट में चलेंगे, फिर ब्रेक का इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा, ठीक है। चलो, शार्प 5 मिनट्स विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ। मैं यहीं पे हूँ।
आई होप आप लोगों का अब तो हो गया होगा एटलीस्ट शार्प 5 मिनट्स में, राइट? आई होप स्कोर लिख दिया आप लोगों ने। लिखा, स्कोर लिखा? तो करें स्टार्ट फिर से। लेट्स रिज्यूम। मुझे कमेंट सेक्शन में सबके स्कोर दिखने चाहिए 12 एमसीक्यूज के। ओके, गिव मी 2 मिनट्स टू एडजस्ट दिस माइक। चलो बच्चों, अब तोड़ फोड़ देते हैं। और इतना ये ना, मैं तुमको एडेड नहीं रखती, नहीं तो फालतू में तुमको लगेगा कि ये भी एमसीक्यू का ही पार्ट है क्या, कि ब्रेक दिया था। एंड तुम्हारे पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी हो चुके हैं ना बच्चों। एंड नाउ वी आर डूइंग PYQs। ऐसे धीरे धीरे करके 1 मार्क क्वेश्चंस भी लाऊंगी मैं। बस तुम पढ़ाई करो यार, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? नाउ 13th क्वेश्चन, approximately how many eggs are produced by a normal healthy human female up to the age of 25 if the age of menarche is 12 years? ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अप्रोक्सीमेटली कितने अंडे बन चुके होंगे, कितने अंडे प्रोड्यूस हो चुके होंगे एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन फीमेल के 25 एज तक। यहाँ पे मेन चीज क्या है, 25 एज। एंड अगर मेनार्क जो है वो स्टार्ट हुआ है 12 साल से, तो हम लोग लिखेंगे स्टार्ट 12 इयर्स और पूछे 25 इयर्स तक का, टिल 25। तो अगर बच्चों आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 25 माइनस 12, 3 मतलब 13 इयर्स का पूछ रहे हैं लोग, है ना? टू फाइंड 13 इयर्स। अब तुमको पता है कि 13 इयर्स में 12 महीने होते हैं। अब तुमको क्या करना है, 13 इंटू 12 कर दो, तो 3 2 जा 6, 2 3 1 6 6 1, ठीक है? मतलब यहाँ पे आपको 166 आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझ गया। अब इसके अंदर तुमको पता है ना 3 साल में रिपीट होता है लीप ईयर, ठीक है? तो उसमें एक एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो उसका हमें +3 ऐड करके चलना है, जिसके हिसाब से आंसर विल कम एज 169। तो यहाँ पे हम देखेंगे 169 से सबसे क्लोज ऑप्शन कौन सा है, तो इट इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आंसर विल बी 169। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तुमको समझ आया? यहाँ पे हमने देखा कि कब से मेनार्क स्टार्ट हुआ, कब तक का मुझे कैलकुलेट करना है। हर साल में 12 महीने होता है, वो 12 महीने से मैंने कितने साल का कैलकुलेट करना है वो मंथ निकाल लिया। हर मंथ में एक बार आता है, और लीप ईयर वगैरह जो होता है, मतलब एक्स्ट्रा डेज जो होते हैं, वो सब मैंने काउंट करके 169 डेज निकाल लिए, ठीक है? सॉर्टेड एक छोटी बच्ची यहाँ पे बोलती है खाना दो ना मुझे। ये जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। बाय द वे ये 1 मार्क क्वेश्चन में आया था, तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, ठीक है? 14th क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आइडेंटिफाई द सेल लेबल्ड ए इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। मार्च 2020 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, हाय आजो आजो, आपको बच्चों से मिलाती हूँ। उनको बोलना पढ़ाई करो, ठीक है? फिर उसके बाद में आप पढ़ाई करना। रुको रुको, इधर बोलो। हाय बच्चों। बोलो बच्चों, आप ना पढ़ाई पढ़ाई करो। करो। मैंने बोला ना, एक बच्ची यहाँ पे क्यूट सी, क्यूटी क्यूटी। चलो अब मुझे पढ़ाने दो, ठीक है? पेंटिंग नहीं करनी है, अब दीदी पढ़ा रही है ना। आप अच्छे बच्चे हो ना बच्चों? ट्वेल्थ के बच्चे, उनका पेपर है।
अच्छा एकदम चुप करके पेंटिंग करना, जाओ पहले डोर बंद कर दो अच्छे से, वैसे टक भी कर दो कि कोई और ना आए, और एकदम प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस करो, अरे ऐसे करते पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस आई विल नॉट टॉक, बोलो आई विल नॉट टॉक, Q2। चलो पढ़ाई करते अभी, क्यूट डोज भी हो गए तुम लोगों के लिए। तो यहाँ पे ना आपको एक डायग्राम दिया रहेगा और बोलेंगे कि भैया बता दो कि ये सेल जो ए लेबल किया हुआ है वो एग्जैक्टली क्या है, टेस्टिस में ट्रांसफर सेक्शन देंगे टेस्टिस का और बोलेंगे कि बताओ ये ए लेबल जो पार्ट है वो क्या है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इज वेरी कॉमन इन ऐसे डायग्राम वाले चैप्टर्स। उसमें क्या करेंगे, डायग्राम देंगे, एक पार्ट का नाम उड़ा देंगे और बोलेंगे कि यार ए और बी क्या है वो बता दो, ठीक है। ऑप्शन ए लेडिक सेल, ऑप्शन बी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी स्पर्म एंड ऑप्शन डी सर्टोली सेल्स। तो अगर आपको मस्त बात बताऊं, मोस्टली आपको ये वाला डायग्राम देंगे, ये सर्कल वाला डायग्राम है देखो, उसके अंदर में ऐसे लेडिक सेल्स होते हैं, फिर ऐसे स्पर्म हेड्स होते हैं, ये वही वाला डायग्राम देंगे 100%, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर विल कम एज सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स बच्चों पता है क्या होता है, वो होता है नर्स सेल। तो जब स्पर्मेटिड जो है वो इमेच्योर होते हैं, वो स्पर्मेटिड अपना मुंडी जाके घुसा देते हैं नर्स सेल के अंदर। तो जब वो नर्स सेल के अंदर अपना मुंडी घुसा देते हैं, व्हाट दे डू, दे गेट मेच्योर। नर्स सेल, लेडिक सेल, ये सस्टेंटैक्युलर, ये 3 नाम है उनके, ठीक है बच्चों, इतना समझ गए अपने को। ये मार्च 2020 का क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं मार्च 2023 के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सब टॉपिक्स नहीं है क्योंकि मैं चाहती थी कि आप इसका टोटल जितना मार्क्स आए वो लिख पाओ। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना बच्चों, उसके अंदर आपको मिलेंगे अलग अलग सब टॉपिक्स और उसके अंदर जितने क्वेश्चंस है वो सब। ओके बच्चों, 15th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यहाँ पे बोला है ऐसा कौन सा हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी को वो प्रिवेंट करता है, वो अलाउ नहीं करता या तो स्पर्म का एंट्री, या तो अलाउ नहीं करता एग्स को मैच्योर होना, या तो अलाउ नहीं करता उन दोनों का फ्यूजन। इन तीनों में से कोई एक सिनेरियो वो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा इनमें से कॉन्ट्रासेप्शन है जो कि हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, जो कि हार्मोन रिलीज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कॉपर टी, ऑप्शन बी है कॉपर 7, ऑप्शन सी मल्टीलोड 375 एंड ऑप्शन डी इज LNG-20, ठीक है। ऑप्शन डी इज LNG-20। तो बच्चों यहाँ पे आएगा आपका आंसर LNG-20, ठीक है। बाकी सब जो है ना आप मतलब वो इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस है, इसको मेरे को इंसर्ट करना पड़ेगा, वो हार्मोन रिलीज नहीं करते। नैना यू प्रॉमिस्ड मी दैट यू विल सिट क्वाइट, अदरवाइज आई विल मेक यू गो आउट। आपको बाहर जाना है, बाहर जाओगे तो आप क्या करोगे, गुड गर्ल। चलो 16th क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, मार्च 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। कितना पास आ चुका है अपने साल से वो देखो। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तब कॉर्पस लूटियम जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा किस में, यानी कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक के बारे में बोल रही है। ये बोल रही है कि हमारा एग जो है वो सज धज के बेटा जी तैयार बैठा था, लेकिन स्पर्म आया ही नहीं। अगर स्पर्म नहीं आया यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी कि हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा। तो वो नेक्स्ट स्टेज क्या बनाएगा, ऑप्शन ए ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ऑप्शन बी मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, ऑप्शन सी जोना पेल्यूसिडा, ऑप्शन डी कॉर्पस एल्बिकेंस। तो हियर द करेक्ट आंसर इज कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कॉर्पस एल्बिकेंस, राइट। तो अब तुम एक बात बताओ, ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्यों नहीं है, क्योंकि ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक लेयर है। पता है किसका लेयर है वो, जो हम लोग ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस देखते हैं ना, उसमें लेयर होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और अगर तुम मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के बारे में बात करो तो ये तो ग्रैन्यूल्स के बारे में बात हो गई, जोरा पेल्यूसिडा तो भैया स्पर्म के हेड के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पे द ओनली करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन इज कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। कितनी क्यूट बच्ची थी ना वो, देखो तुमको बोल रही थी पढ़ाई करो। देखो बच्ची को भी पता है पढ़ाई नहीं करेंगे तो गुड गर्ल गुड बॉय नहीं बनेंगे। और बताओ तुमको नहीं पता है।
ठीक है, बढ़े आगे बच्चों। तो देखो हम बढ़ते हैं अब 17th क्वेश्चन की तरफ, जो कि जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन की गहराई को देखना। स्पर्मेटिड्स जो है इट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्मेटिड इमेच्योर थे, अब वो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने वाले। बट किस प्रोसेस के थ्रू? ऑप्शन ए स्पर्मियोजेनेसिस, ऑप्शन बी स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी गैमेटोजेनेसिस एंड ऑप्शन डी oogenesis। गैमेटोजेनेसिस में तो सब आ गए, oogenesis भी आ गया, स्पर्मेटोजेनेसिस भी आ गया। एक मिनट, हाँ मुझे कॉल आ रहा है क्या, मैं कट कर रही हूँ। मैं बहुत टाइम से स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो इसलिए घर वालों को टेंशन हो रहा होगा किधर गई। ऑप्शन ए में है स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे बच्चों हम स्पर्म के प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सॉरी, स्पर्मेटोजेनेसिस इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है इसका मतलब होता है इमेच्योर स्पर्मेटिड जो है वो अब मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, इतना समझ गया अपने को बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन है, विच इज which part of the sperm containing enzyme for penetration of corona radiata is। अब आप लोगों को पता है कि एग प्रेजेंट है, ठीक है। अब एग के अंदर स्पर्म को पेनिट्रेट करके अंदर जाना पड़ेगा। अगर स्पर्म पेनिट्रेट नहीं करेगा तो वो अपना जो भी उसके जीनोम्स है वो पहुंचा ही नहीं पाएगा हमारे एग के अंदर, और उसको पेनिट्रेट करते से बाद ही हमारा जो एग है ना वो इतना सॉलिड हो जाता है कि दूसरे स्पर्म का एंट्री अलाउ नहीं करता। तो पूछा गया है कि कौन सा एग्जैक्टली एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट है, किधर प्रेजेंट है सॉरी। तो बच्चों उसके हेड में प्रेजेंट होता है। अगर तुम ये स्ट्रक्चर देखो ना तो ये जो उसका टेल है वो मूवमेंट में हेल्प करता है और हेड जो है ना वो पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये फरवरी 2025 का क्वेश्चन है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये अब हम लोग सारे क्वेश्चंस रिलेटेड बात करने वाले हैं। मुझे फटाक से पहले ये बता दो कितने मार्क्स है, मुझे बता दो 18 में से कितने मार्क्स है। फटाक से कमेंट सेक्शन में बताना है 18 में से कितने मार्क्स है, एकदम फटाके से। चलो बता दिया होगा आई होप। मार्क्स अच्छे बताने में तो तुम लोग एक्सपर्ट हो, क्योंकि तुम लोग मेरे बच्चा लोग हो। मेरे बच्चा लोग आर ऑलवेज एक्सपर्ट, है ना। आगे बढ़ते, ओ ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मैंने आपको कहा था कि मैंने सब टॉपिक वाइज लाया, यानी कि टॉपिक उसके अंदर सब टॉपिक और फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा, यानी कि हाइड्रा के अंदर बडिंग कैसे होती है। तो बडिंग क्या होता है पहले वो याद कर लेते हैं हम लोग। ये तो बडिंग का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा आउटग्रोथ रहना, और वही आउटग्रोथ से एपिडर्मल लेयर में एक छोटा सा आउटग्रोथ आता है, फिर वो डेवलप होता है, वो मैच्योर हो जाता है और मदर के बॉडी से वो डिटैच होके इंडिविजुअल लाइफ जीने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। तो इट इज अ स्मॉल आउटग्रोथ और बड फॉर्म्स टुवर्ड्स द बेसल एंड, नीचे के साइड में होता है ऑफ द बॉडी, एंड इट ग्रोस, डेवलप्स टेंटेकल्स एंड इवेंचुअली डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट, अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है सो दैट इट कैन बिकम अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, अकेले अकेले अपनी जिंदगी निभा पाई है। ठीक है, that is nothing but your budding in hydra. Now next question is sexual reproduction in animals का ही, कि you have to draw a neat label diagram of transfer section of testis, या फिर sketch करना है और लेबल करना है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। मार्च 2008 में भी आता, मार्च 2009 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो दोनों साल में ये क्वेश्चन आता, तो तुम समझो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको मैंने कहा था 100 का यही डायग्राम आएगा। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे बाहर का लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। अंदर वाले लेयर इज इंटरस्टिशियल सेल, यानी कि लेडिक सेल, जो कि अलाउ नहीं करता बाहर जाने के लिए। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सर्टोली सेल्स, ये दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक में जो मैंने डाला है यहाँ पे, ये सर्टोली सेल्स है। ये सर्टोली सेल्स होती है नर्व सेल्स। फिर स्पर्म बंडल, उसके ऊपर स्पर्म बंडल होते हैं सो दैट स्पर्मियोजेनेसिस कर पाए, ये बीच में कनेक्टिव टिश्यू रहता है। सो दैट इज हाउ यू विल ड्रॉ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ट्रांसफर सेक्शन का मतलब क्या होता है कि मैंने ऊपर से नीचे इसको ऐसे कट कर दिया, तो कैसे एग्जैक्टली टेस्टिस दिखता है ना वो मुझे दिखा यहाँ पे। तो आई होप ये डायग्राम आप एकदम अच्छे से ड्रॉ कर पाओ।
ये सब PYQ सॉल्व कर करके बुक में मुझे फोटो भेजा करो, मैं डेफिनेटली सबसे अच्छे ज्यादा प्रेजेंटेशन वाले बंदे का नाम भी लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच एंड लेबल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एज सीन इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस, रिफर टू क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। मार्च 2013 मैंने क्या बोला, टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंट, इसमें शब्द अलग लिखे हुए हैं लेकिन इसकी फीलिंग्स क्या है कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस बता दो, है ना। तो भले ये मार्च 2013 में आया, वो 9 में आया, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम ही हो गए और देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 2026 के पेपर में भी आ जाए, देयर इज नो हार्म, सेम ही टाइप का तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज अक्टूबर 2013 का क्वेश्चन, व्हाट इज एम्फीमिक्सिस। तो बच्चों एम्फीमिक्सिस जो होता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं बट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि हमारा वाला जो रिप्रोडक्शन होता है। तो एम्फीमिक्सिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो रहा है, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब तुम देखो ना यार, एम्फीमिक्सिस मतलब यहाँ पे इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया पूछ क्या रहा है। यहाँ पे ज्यादातर जब तुम पूरे 15 चैप्टर लेके बैठते हो ना, तब तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि यार एम्फीमिक्सिस कर तो रहा है, कहीं ये फर्स्ट चैप्टर का तो नहीं है। तो यहाँ पे ही तुम्हें टैकल करने आना चाहिए कि एम्फीमिक्सिस का और कुछ मतलब नहीं होता, इसका मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिक्सिंग ऑफ योर मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ अ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये मार्च 2015 का क्वेश्चन है, अभी तो तुमको इतना टफ क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, पूरा डायग्राम बनाने को भी नहीं बोलते, वो लोग बोलते चलेगा हम पूरा डायग्राम बना के देंगे, इसमें सिर्फ ABCD को लेबल कर दो, इतना तुमको सहूलियत मिली है। तो तुमको अगर डायग्राम याद हो जो हमने लाइव में भी किया हुआ है, तो ये तुम्हारा जो है ये वाला ऐसा पार्ट दिख रहा है तुम लोगों को, दिस इज वास्ट डिफरेंस। सबसे पहले टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर में तुम्हारा स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है जो कि एपिडाइडाइमिस से बाहर गया, वास्ट डिफरेंस। फिर सेमाइनल वेसिकल अपने सारे सिक्रीशंस देता है, 60% का सीमेन बना देता है। फिर उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सब कुछ देगा, सारे सिक्रीशंस वहां पे हुए, देन वो यूरेथर के थ्रू बाहर निकल जाता है, जहां से लड़का यूरिनेट करता है, एग्जैक्टली वही जगह से बंदा सीमन सिक्रीट आउट करता है, इजैकुलेट भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूडेड है, टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बच्चों, क्योंकि वहीं पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है। देन एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट है जैसे कि वास डिफरेंस, फिर एपिडाइडाइमिस, एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है यानी कि सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, कॉपर्स ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि स्क्रोटम एंड पेनिस। सबका अपना अलग अलग फंक्शन है, लेकिन इसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बिना स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं होगा, बाकी चीज गई तेल लगाने, ठीक है। अब मैं अगर एसेसरी डक्ट्स के बारे में बात करूं तो डक्ट का मतलब पता है, एकदम सिंपल मीनिंग बताओ तो डक्ट का मतलब जैसे एक कटोरा, जैसे एक वेसल हो गया जिसके अंदर तुम खाना बना रहे हो, वैसा समझ लो, ठीक है। तो एसेसरी डक्ट्स यानी कि एक वेसल, एक कटोरे की तरह। तो यहाँ पे एग्जांपल हो गया वास्ट डिफरेंस, वहां पे देखो एक कटोरी जैसी जगह होती है जिसके अंदर सारी चीजें आ रही है। एपिडाइडाइमिस एक पाथवे जिसके थ्रू तुम्हारा स्पर्म जो है, तुम्हारा सीमन जो है वो मूव कर रहा है। एसेसरी ग्लैंड्स यानी कि जो सिक्रीशंस करता है, तो देखो बराबर सेमाइनल वेसिकल भी सिक्रीशन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी सिक्रीशन करता है, कॉपर्स ग्लैंड भी सिक्रीशन करता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि जो बॉडी के बाहर है, तो दैट इज स्क्रोटम एंड पेनिस। स्क्रोटम क्यों बाहर है, क्योंकि हमारे टेस्टिस को बॉडी से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए सो दैट वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सके, इसलिए वो बॉडी से बाहर है। और पेनिस इसलिए बाहर है सो दैट इट कैन परफॉर्म द सेक्सुअल एक्ट, इंसर्ट कर सके, पेनिट्रेट कर सके वजाइना के अंदर, इसके वजह से, ठीक है। ये डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना इसको प्रैक्टिस के लिए जाना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द फंक्शंस ऑफ यूटेरस और मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ यूटेरस। यहाँ पे देखो 2 साल के क्वेश्चन बताए, अक्टूबर 2015, फिर 2 साल के गैप में फिर से पूछा अक्टूबर 2017 में। क्या पूछा कि यूटेरस का फंक्शन बता दो, या तो अलग टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एनी 2 फंक्शंस ऑफ यूटेरस बता दो। अब यूटेरस जहाँ पे बेबी ग्रो करने वाला है, यहाँ की बात चल रही है ना, तो तुम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि यूटेरस के ही अंदर क्या आता है बच्चों, ओवम आता है, जो तुम्हारा बना हुआ मैच्योर ओवम है वो आता है। उसके बाद में वहीं पे इम्प्लांटेशन भी होता है, तुम्हारे यूटेरस में ही इम्प्लांटेशन भी होता है, तुम्हारे यूटेरस में ही गेस्टेशन पीरियड भी होता है।
तुम्हारे यूट्रस से ही पार्चुरेशन भी होता है, यानी कि बेबी का ग्रोथ भी होता है, बेबी का डिलीवरी भी होता है, और वहां पे प्लेसेंटा बनता है जो कि मेरे फीटस के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो मेरे फीटस के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दैट इज हाउ माई यूटेरस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो मेरे यूटेरस जो है वो क्या क्या करता है, वो ओवम को रिसीव करने का काम करता है, वो प्लेसेंटा डेवलप करने का काम करता है बच्चों। फिर उसके बाद में इम्प्लांटेशन हो गया, गेस्टेशन हो गया, पार्चुरेशन हो गया। मेजर इवेंट जो है ना हमारा यूटेरस करता है। ठीक है, बेबी ग्रो कर रहा है, उसके पास प्लेसेंटा है, ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है वो, क्योंकि यूटेरस का वहां पे एक स्ट्रॉन्ग पकड़ है। ठीक है, इतना समझा? एक सिप पानी पी लो, तुम भी पी लो पानी, सफर लंबा है। गला वो हो जाता है यार, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, कितना बड़बड़ करती हूँ मैं। ठीक है, समझा कैसे सालों साल क्वेश्चंस, ये एवरग्रीन क्वेश्चंस रिपीट ही होते रहते हैं, है ना? आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्केच एंड लेबल ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये क्वेश्चन फिर से इधर आ गया मार्च 2017 में, क्वेश्चन नंबर 4 में ही हमने देखा था। तो एग्जैक्टली वही डायग्राम आपको बनाना है यार, क्या ही है उस डायग्राम में, बस वो डायग्राम आपको बना लेना है ना? ये ऐसे करके बना लो। मुझे चाहिए कि आप डायग्राम्स बनाओ और मुझे फोटोज भेजो, बहुत खूबसूरत खूबसूरत डायग्राम्स के। वैसे तो टाइम नहीं है अब आपके पास खूबसूरत डायग्राम्स बनाने का, बट स्टिल थोड़ा सा जब तुम टाइम पास कर रहे हो तो उसी टाइम पे प्रैक्टिस कर लो, इतना तो यू कैन डू, है ना? तो चलो तुम लोग डायग्राम्स बनाना डेफिनेटली। देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और हमको लगता है कि पीवाईक्यू जो है दैट कैन बी इग्नोर्ड। बाय द वे तुम लोगों से एक सजेशंस चाहिए था कि तुमको क्वेश्चन बैंक चाहिए क्या, एज इन बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है, यू वांट मी टू सॉल्व दैट, तो आई कैन डू दैट। तुम मुझे बताओ, साथ में मिलकर सॉल्व कर लेंगे हर चैप्टर का, वी हैव क्वेश्चन बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी एंड द गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पे ए बी सी एंड डी ये बताना है आपको। अब ये डायग्राम हम देखते आए हुए हैं, ये ए से क्या है, टेस्टिस है, बी से वास डिफरेंस है, डी से प्रोस्टेट ग्लैंड है, और सी से सवाइनल वेसिकल है। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट यू हैव टू राइट दिस। इसका सोल्यूशन आप डालोगे कमेंट सेक्शन में। फिर से बता देती हूँ इन केस नहीं दिखा है, ध्यान देना। ए इज योर टेस्टिस, बी इज योर वास डिफरेंस, डी इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड, सी जो है तुम्हारा समाइनल वेसिकल है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर लिखना है आपको। नाउ ड्रॉ अ नीट एंड प्रोपोर्शनेट डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड लेबल oocyte एंड एंट्रम, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर इन ब्रीफ। अब ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट की, फर्टिलाइजेशन के टाइम की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ग्राफियन फॉलिकल ड्रॉ करना है और साथ साथ में आपको लेबल करना है कि oocyte क्या होता है और उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। आपको एक चीज बताती हूँ, जो फीमेल होती है ना वो थोड़ी नटखट होती है, उसको ना अच्छे पोशाक पहनना पसंद है। तो जब तक वो अपने ऊपर लेयर्स नहीं डालती ना, जब तक वो सुंदर कपड़े नहीं पहनती ना, तब तक वो अपना आगे का काम ही नहीं करती डेवलपमेंट का। मेल को देखो, दे आर नॉट हैविंग एनी लेयर्स, मतलब वो लोग कुछ ऐसा सुंदर पोशाक पहन के नहीं आते, ऐसे नग्न बग्न आ जाते हैं। बट फीमेल जो होती है ना, वो अपने ऊपर थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये सब फलाने ढिकाने चीजें बनाती है। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये आपका oocyte हो गया, मतलब मेन तुम्हारा एग का बात, उसके ऊपर में कोरोना रेडिएटा हो गया। फिर ये दिख रहा है आप लोगों को ग्रैन्युलोसा सेल। अब ये ग्रैन्युलोसा सेल के ऊपर में थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज में ये थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना कुछ नहीं रहता, सेकेंड स्टेज में थीका इंटरना आता है, फिर उसके बाद वाले स्टेज में थीका एक्सटर्ना भी आ जाता है, और बीच में जो खाली जगह दिखती है ना उसको हम लोग एंट्रम कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज हाउ योर ग्राफियन फॉलिकल इज। ठीक है बच्चों,
आगे बढ़ते हैं. नाउ यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम. मार्च 2024 का क्वेश्चन है. कभी कभी ना इसमें तुमको बोल देते इस कॉन्टेक्स्ट से बताओ. जैसे बोल देंगे कि इसके अंदर क्रोमोसोम कैसा है, उस कॉन्टेक्स्ट से बताओ. तो वो लोग ना स्पेसिफाई करेंगे कि इस कॉन्टेक्स्ट से बताओ. तो इवन तो तुम्हारे पॉइंट्स राइट है, अगर तुमने उस कॉन्टेक्स्ट से नहीं बताया तो तुम्हारे मार्क्स जा सकते हैं. ठीक है, तो इतना तुमको पता रहना चाहिए कि मार्क्स किधर किधर जा सकते हैं. ठीक है. नाउ अगर मैं स्पर्म के बारे में बात करूं तो वो है मेल गैमेट, जो ओवम है वो है फीमेल गैमेट. इतना अपने को पता है बचपन से. स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है क्योंकि उसके पास फ्लैजिला है. बच्चों कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है स्पर्म के पास, तो वो मूव कर सकता है, यानी कि वो मोटाइल है. बट ओवम जो होती है वो एम्प्यूला में बैठी रहती है. वो ओवम है भी नहीं अभी, वो हमारा मेच्योर वाला फॉलिकल है, वो ओवम है भी नहीं, वो बाद में ओवम बनता है ना. तो वो वहीं पे रहता है. तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भैया ये नॉन मोटाइल है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल है क्योंकि इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता है. ऐसा सर्कल शेप है, उसके ऊपर थोड़ी ना कोई फ्लैजिला होता है, तो देयर इज नो मूवमेंट. अब इसके पास क्रोमोसोम बच्चों प्रेजेंट है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, और हमारे ओवम के पास प्रेजेंट है ओनली एक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है. अब ये स्पर्म जो है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है और ओवम जो है वो ओवरी में प्रोड्यूस होता है. अगर कल को एक और पॉइंट ऐड करना रहे तो यू कैन राइट कि स्पर्म जो है, जो मेल गैमेट है, दैट डिटरमाइंस द जेंडर ऑफ द प्रोजेनी. और यहाँ पे तुम लिख सकते हो इट डज नॉट डिटरमाइन जेंडर ऑफ द प्रोजेनी. इतना तुम लिख सकते हो. तो और 2-3 पॉइंट्स बता दिए. मार्च 2024 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. ठीक है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस विद वेल लेबल डायग्राम. और दूसरा टाइप में क्या पूछा था, सेम कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन. विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस. अब भी जस्ट हम टेस्टिस का हिस्टोलॉजी देख के आए, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन के बारे में बात कर रहा है. तो कितने लेयर्स है वही सब पूछ रहा है. तो तुमने वो स्ट्रक्चर देखा, तो उसके अंदर लेयर्स क्या क्या वो देखना. ट्यूनिका वजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ये 3 लेयर हो गए तुम्हारे. ठीक है. वैसा फिर टेस्टिस हैज 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. मैंने स्ट्रक्चर एक बार तुमको याद दिला दी. ये देखो, इसके अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों. अब उसके अंदर में ना कम से कम 1 से 4 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. अब ये ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो लाइंड होते हैं जर्माइनल एपिथेलियल सेल से. लाजमी बात है क्योंकि उनका काम ही है कि वो कंटिन्यूसली मियोसिस कर पाए. ठीक है, जर्मिनेट कर पाए. और बड़े बड़े पिरामिडल सर्टोली सेल्स भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं. सर्टोली सेल्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि मेरे स्पर्मेटिड्स जो है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करूं मैं, उनको स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प कर पाऊं, इसलिए. ठीक है. और जो ग्रुप होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स के, उसको हम लोग लेडिक सेल्स बोलते हैं. वो प्रेजेंट रहते हैं टिब्यूल्स के बीच में, और उसके वजह से टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है. जो तुम्हारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है उसको तुम्हारा जो लेडिक सेल्स है वो बाहर नहीं निकलने देता. ठीक है. अगर ये नहीं रहा बॉडी, मेल के बॉडी के अंदर, तो फीमेल की तरह कैरेक्टर्स डेवलप करने लग जाएंगे. है ना, चल रहा है ना भैया. हाँ, तो इस तरीके से तुमको वही सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और कुछ उसके बारे में डिस्क्राइब कर देना है. देखो 4th टाइम ये आया, एक बीच में और आया था, 4th टाइम आ चुका है टोटल. कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तुम वो समझ लो. ठीक है. नेक्स्ट, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि ओवेरियन साइकिल का टॉपिक आ चुका है. यहाँ पे तुमको डिस्क्राइब करना है फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मार्च 2010 का क्वेश्चन है. ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ गया है क्योंकि बहुत बार पूछ चुके हैं, हद बार पार पहुंच चुके वो लोग. ठीक है. तो देखो मैं अगर मैं मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में बात करूं यानी कि डे 1 to 5, तो उसमें एंडोमेट्रियम का लेयर जो है ब्रेक हो जाता है. इनर लेयर जो होता है यूटेरस के पास वाला, वो लेयर ब्रेक हो जाता है. क्यों ब्रेक हो रहा है, क्योंकि वहां पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है. प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों कम हुआ, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो दीदी ने बताया था कि वो प्रेगनेंसी हार्मोन है, और यहाँ पे स्पर्म आया नहीं, यानी देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. सिंस देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे मेरा प्रेगनेंसी नहीं हो पाया. ठीक है, इसलिए मेरा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो कम दिख रहा है. हाथ पे भी लग गया. दूसरा इज प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज, जो कि 5 to 13th डे में होता है. यहाँ पे एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो रीजनरेट होता है. क्यों, क्योंकि वहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है. अब मैं ओव्यूलेटरी फेज के बारे में बात करूँ यानी कि डे 14. दिस डे जो मेरा ओवम है इट इज रेडी फॉर ओव्यूलेशन. ठीक है, वो अब रेडी हो चुका है कि स्पर्म आए और वो फर्टिलाइज कर दे यार.
तो यहाँ पे रप्चर होगा मेरा मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल और मेरा ओवम जो है वो रिलीज होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली मेरा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो सिक्रीट हो रहा है। लास्ट में आपका आएगा सिक्रेटरी या फिर ल्यूटियल फेज, जो कि डे 15 टू डे 28 का फेज होता है। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट के अंदर बनता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम का लेयर जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस इट कीप्स ऑन रिपीटिंग रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। अब 14th डे पे अगर नहीं आया स्पर्म तो फिर से 1 to 5 डे आ जाएगा, अगर आ गया तो 9 महीने के लिए स्टॉप हो जाता है। ठीक है, 9 महीने के लिए स्टॉप हो जाता है। बाय द वे देयर आर सम केसेस जिसके अंदर ना 2 यूटेरस भी प्रेजेंट होता है, मतलब एक यूटेरस इज प्रेग्नेंट, दूसरा यूटेरस इज नॉट प्रेग्नेंट। मतलब एक यूटेरस में चालू हो चुका है पूरा प्रेगनेंसी का प्रोसीजर और दूसरे में कुछ नहीं हुआ है, तो जिसमें एक में नहीं हुआ है ना वो ब्लीड भी करता है। तो ऐसे केसेस है, सर्च करना गूगल पे, अगर इसका आंसर मिले तो मुझे बताना। लेट्स सी कि तुम लोग कितना रिसर्च बेस्ड टाइप का पढ़ाई करते हो, क्योंकि इसके ऊपर आई हैव वन मोर प्लान फॉर यू। ठीक है, मुझे डर लग रहा है भैया, चल रहा है ना, क्योंकि हम माइक का ऊपर नीचे दिख ही नहीं रहे। व्हाट इफ मैं बोलती जा रही हूँ और कुछ कवर ही नहीं हो रहा। तब तो भैया दिक्कत हो जाएगी। एक बार मैं स्टूडियो वाले भैया को पूछ लूं, को मैसेज करके रखती हूँ एटलीस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहे कि इन केस ऐसा हुआ भी, जो कि नहीं होगा, तो ही विल सॉर्ट इट आउट। नेक्स्ट, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम शोइंग ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी एंड डिस्क्राइब वेरियस फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर से आ गया, यहाँ पे सिर्फ तुमको डायग्राम एक्स्ट्रा बनाना है। ठीक है, पिछले बार भी पूछा, मार्च 2014 में भी पूछा, जुलाई 2018 में भी पूछा। समझ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना तो समझदार को इशारा काफी है। मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगी नहीं तुम बिगड़ जाओगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लड वेसल्स है। डे 1 जिसमें तुम्हारा प्रीमोडियल फॉलिकल चल रहा है, फिर वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल में, टर्शियरी फॉलिकल में, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब वो ओव्यूलेट होने वाला है, तो अब वो ओव्यूलेट हो गया तो वो बाहर आता है, एम्पुला में जाके वेट करता है। ठीक है, अगर नहीं आया स्पर्म तो फिर जर्माइनल एपिथेलियम कॉर्पस लूटियम बनता है। अभी भी स्पर्म नहीं आया तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस, और बाद में वो नष्ट हो जाता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है वाया योर मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है, यही चीज़ है, तो एक्सप्लेन करनी है आपको। अब मैं अगर हर चीज़ लिखते जाऊँ, एक्सप्लेन करते जाऊँ, तो ये वीडियो तो 4-5 घंटे का हो जाएगा, और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। आई नो दैट, आई वैल्यू योर टाइम एंड आई नो कि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए मैं इतना ज्यादा तुमको प्रेशराइज नहीं कर रही यहाँ पे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी ह्यूमन फीमेल शोज साइक्लिक चेंज इन हर, देखो केस स्टडी बेस्ड, साइक्लिक चेंजेस इन हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस इन द यूटेरस। तो अभी यहाँ पे क्या बोला, प्यूबर्टी के बाद ह्यूमन फीमेल जो है ना वो साइक्लिक चेंजेस दिखाते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो कौन सा हार्मोनल या स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है यूट्रस में? तो तुम लोगों को अगर याद हो तो मैंने ना एक डायग्राम तुम लोगों को दिखाया था कि दिस इज यूट्रस का ओवरी का चेंज, दिस इज हार्मोनल चेंज। ऐसा एक ग्राफ बेस्ड डायग्राम था, बस वही डायग्राम यहाँ पे बनाना है आप लोगों को। यहाँ पे मैंने लिखा था 1, 5, 14, 28। ठीक है, इसमें मैंने बताया था प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, फिर यहाँ पे आया था तुम्हारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, फिर ये ओव्यूलेशन जो है यहाँ से मैच कर रहा है। एग्जैक्ट वही डायग्राम अपने को बनाना है यहाँ। ठीक है, अब क्या क्या है वो देखना है थोड़ा। मार्च 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, यूटेरिन स्ट्रक्चरल जो तुम्हारा चेंजेस है, मतलब यूट्रस में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, तो वहां पे तुम्हारा एंडोमेट्रियल लेयर का जो लाइनिंग है ना, इट इज गेटिंग शेडेड, मतलब कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोजेस्टेरॉन या फिर ईस्ट्रोजन का लेवल कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि वो प्रेगनेंसी हार्मोन है, यू आर नॉट प्रेग्नेंट, तो वहां पे उनका लेवल कम होगा, जिसकी वजह से मेरा एंडोमेट्रियम लेयर का थिकनेस कम हो जाएगा।
फिर रीजनरेशन होना स्टार्ट होता है, मतलब जैसे ही पता चल गया कि हाँ अभी शेडिंग हो गया, अब रीजनरेट होगा, यहाँ पे ईस्ट्रोजन बढ़ गया क्योंकि रीजनरेशन हो रहा है, फिर उसकी वजह से थिकनिंग हो गया, मतलब प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा है, तो वो बाद में इतना थिकनिंग हो जाता है कि कॉर्पस लूटियम बन जाता है, फिर स्पर्म नहीं आया, फिर टूट गया, फिर सारा प्रोसीजर वैसे ही, फिर उसके बाद में थिकनिंग, फिर उसके बाद में थिनिंग, वही वाली चीजें चलती रहती है कंटिन्यूअसली। ओके, अब आगे देखो बच्चों, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डिस्क्राइब हार्मोनल कंट्रोल इन वेरियस फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एग्जैक्टली वही चीज जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी वही यहाँ पे भी करना है। मार्च 2022 का क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट होने वाला है। अब इसके अंदर हार्मोन्स क्या क्या इंक्लूडेड होंगे, तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इंक्लूड होगा क्योंकि वो स्टिमुलेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज को। अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होगा तो मेरा जो डे 15 के बाद का पूरा प्रोसीजर है सिक्रीशन है वो रुक जाएगा, ठीक है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि ओव्यूलेशन, कॉर्पस लूटियम के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पे डेवलपिंग फॉलिकल्स जो है वो रिलीज करते हैं ईस्ट्रोजन को, जिसकी वजह से मेरा एंडोमेट्रियम जो है वो रीजनरेट होने लगता है। कॉर्पस लूटियम जो है वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन का, जिसकी वजह से मेरा एंडोमेट्रियम लेयर जो है फिर से थिक हो जाता है, ठीक है। वही डायग्राम को बनाओ और उसके ऊपर एक्सप्लेन कर दो, डायग्राम का फोटो आना चाहिए, मार्च 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग ओवेरियन साइकिल। जुलाई 2023 का क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही तो बोल रही थी मैं। नीचे में देखो तुमको यूटेरिन साइकिल दिखाएंगे, यानी कि यूट्रस में यहाँ पे कैसे एंडोमेट्रियल लेयर का लेयर टूटते गया, ये देखो कितना बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, क्योंकि यहाँ प्रोजेस्टेरॉन कम था या प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया बच्चों। अब यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन लेवल के बारे में अगर बात करो तो देखो प्रोजेस्टेरॉन कैसे ऊपर जा रहा है, बट इफ यू ऑब्जर्व योर ईस्ट्रोजन तो वो 2 बार हाइक कर रहा है। और जब एलएच सर्ज होता है ना बच्चों, ये देखो जब एलएच सर्ज होता है तो उसके वजह से ओव्यूलेशन रिजल्ट होता है, ठीक है। ओवेरियन साइकिल के बारे में अगर आप देखो, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो चुका है, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स, और ये तो नीचे खत्म ही हो चुका है। तो यहाँ पे एफएसएच पहले कम में रहता है, ओव्यूलेशन पे एफएसएच बढ़ता है और फिर कम रह जाता है। जो तुम्हारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है स्टार्टिंग में फॉलिकुलर फेज में कम रहता है, ओव्यूलेशन पे सर्च करता है और फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। LH सर्च रिजल्ट्स इनटू ओव्यूलेशन, इतना अपने को पता है, मतलब 5 बार तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हुआ है, 5 बार, तो तुम समझो कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुमको कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये सीरीज लाया मैंने। नाउ गिव सिग्निफिकेंस ऑफ HCG विच इज जुलाई 2023 का क्वेश्चन। तो अब देखो इसमें क्या था, HCG इज नथिंग बट ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन। ये क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है लाइफ किसका, तो तुम्हारे कॉर्पस लूटियम का लाइफ एक्सटेंड करता है। क्यों जरूरत है मुझे कॉर्पस लूटियम के लाइफ को एक्सटेंड करने की, क्योंकि बच्चों अगर मैंने कॉर्पस लूटियम का लाइफ एक्सटेंड नहीं किया तो अगर मैं ओव्यूलेशन के बाद में ट्राई कर रही हूँ फॉर कॉपुलेशन, फॉर सेक्सुअल एक्ट, तो वो हो नहीं पाएगा। मतलब अगर सेक्सुअल एक्ट हुआ भी तो इट विल नॉट रिजल्ट इनटू एनी फर्टिलाइजेशन, और उसके वजह से स्टिमुलेट क्या होते हैं, उसकी सारी सिक्रेटरी एक्टिविटी स्टिमुलेट होने लगती है। उसके प्रेजेंट के वजह से जो मैटरनल ब्लड और यूरिन है ना, वो इंडिकेटर होता है प्रेगनेंसी का, ठीक है। और यही एक तरीके से मतलब इंडिकेटर भी रहता है कि हाँ प्रेगनेंसी तो हो गई है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो HCG अगर प्रेगनेंसी हो गई तो वो कॉर्पस लूटियम तक ही रहने देता है, एल्बिकेंस तक नहीं लाता, क्योंकि एल्बिकेंस हो गया मतलब पीरियड्स आएगा। तो इसकी वजह से जब हम चेक करते हैं तो हमको प्रोजेस्टेरॉन प्लस HCG दिखता है, इसलिए हमको डबल लाइंस दिखता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस विच इज आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। तो इसके अंदर आया है ये मार्च 2009 का क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या होगा, विद द सुटेबल डायग्राम यू हैव टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम। तो यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। तो ये आपका अनफर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है। इसके अंदर का ये वाला लेयर दिख रहा है आप लोगों को, ये दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी। अगर आपको याद हो तो जब हम लोग गैमेटोजेनेसिस कर रहे थे उसमें oogenesis कर रहे थे, तो जब माइटोसिस हो रहा था तो पोलर बॉडी बन रहा था जो कि छोटा होता है। तो दिस इज योर फर्स्ट पोलर बॉडी बच्चों। फिर ये आपको दिख रहा है, ये आपका जर्माइनल वेसिकल हो गया, है ना। फिर ये आपका कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, फिर पेरिविटलिन स्पेस यानी कि जो खाली स्पेस है, और ये विटिलिन मेम्ब्रेन,
ठीक है। मेन यहाँ पे जो मेरा कोरोना रेडिएट है उसको तोड़ के मेरा जो स्पर्म है वो अंदर जाता है, क्योंकि वो लेयर ही वैसा है कि वो किसी को एंट्री अलाउ ना करे। तो बस इसी का मुझे एक्सप्लेनेशन करना है कि जब oogenesis होता है उसके बाद में दो चीजें बनती है। एक तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी जो फॉलिकल है वो बन रहा है, दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी बन रहा है, सेकंड में सेकंड पोलर बॉडी बन रहा है, तो वो बताना है। दूसरे में जर्माइनल वेसिकल यानी कि वो जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है मेरे oogenesis का, ओवम का। तो एक एक करके ऐसी चीजें एक्सप्लेन करनी है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, स्केच एंड लेबल फेजेस इन oogenesis। आपको oogenesis के फेजेस को स्केच करना है और लेबल करना है। तो यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से बीच में किसी को ए दे दिया होगा, किसी को बी दे दिया होगा और बोलेंगे कि बताओ लेबल ए लेबल बी, ऐसे टाइप का भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन फेज है। इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे तुम्हारा प्राइमरी जर्म सेल है जो कि 2n है, उसको मैंने क्या किया, माइटोसिस किया, जिसके वजह से वो 2 बन चुका। अब मैं उसको 2 का 4 बनाऊंगी, मतलब मैं इसके ऊपर भी मियोसिस करूंगी, मैं इसके ऊपर भी, समझा। ये पहले प्राइमरी जर्म सेल था, मैंने माइटोसिस किया तो 2 सेल्स बन गए। अभी भी ये डिप्लॉयड है क्योंकि माइटोसिस जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता। फिर मैंने इसके ऊपर माइटोसिस किया, इसने भी 2 दिखाया, मैंने इसके ऊपर किया, इसने भी 2 दिखाया, ऐसे करके मेरे पास 4 ऊगोनिया आ गया। ऊगोनिया का मतलब क्या होता है, इट इज मदर ऑफ एग सेल। ठीक है, अब वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ फेज स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस 1 करेगा, जिसके वजह से पहला सेकेंडरी oocyte बना और एक पहला पोलर बॉडी बना। फिर मियोसिस 2 होगा, जिसके वजह से तुम्हारा ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। ठीक है, लेकिन ये ब्रेक ब्रेक में होता है। पहला वाला जो होता है बर्थ के पहले हो जाता है, फिर ये प्यूबर्टी पे, फिर लास्ट में जब स्पर्म आके मुंडी घुसाता है तब होता है। तो इस ब्रेक ब्रेक में ये oogenesis चलता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिव द नेम एंड फंक्शन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द डायग्राम गिवन बिलो। डायग्राम ऑफ स्पर्म, तो यहाँ पे ए जो है दैट इज एक्रोजोम और बी जो है दैट इज स्पर्म का टेल। एक्रोजोम का क्या फंक्शन होता है, तो जो तुम्हारा जोना रेडिएटा है उसके अंदर पेनिट्रेट करने के लिए उसके पास एंजाइम्स होते हैं जो कि वो उस लेयर को डिसॉल्व कर पाए। सो इट हैज एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम, उसके पास में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जिसकी वजह से मेरा स्पर्म का पेनिट्रेशन गेट्स इजी। कहाँ पे पेनिट्रेट करना है उसको, तो सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, बी जो था वो स्पर्म का टेल है, स्पर्म का टेल जो होता है वो मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, हिलने डुलने के लिए हेल्प करता है स्पर्म का, वजाइना से लेके यूटेरस तक पहुंचने के लिए। इतना वो मूव करने में जो हेल्प करने वाला बंदा है दैट इज नथिंग बट टेल ऑफ द स्पर्म। ठीक है, इतना समझ चुका है, सॉर्टेड। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से देखो, एक्रोजोम पीछे पूछा था, मार्च 2017 में डायरेक्ट पूछ लिया कि भैया बता दो फंक्शन क्या है एक्रोजोम का। तो फिर लिख दो यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है सेकेंडरी oocyte के। फिर बता दो उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम यानी कि हाइड्रोलिनेज है, जोनालाइसिन है, जिसके वजह से मेरा पेनिट्रेशन जो है स्पर्म सेल का एग सेल के अंदर दैट बिकम्स इजी। वही सेम चीज, बस तुम्हारा लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन बिकम्स डिफरेंट। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जिसने PYQs नहीं किया वो डेफिनेटली होता है। अब यहाँ पे क्या बोला, डिस्क्राइब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। वहां पे याद है तुम लोगों को, हमने ये वाला डायग्राम बनाया था और ऐसे ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज थे। ये ऐसा डायग्राम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है। यही डायग्राम हमको यहाँ पे बनाना है और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। मतलब यहाँ पे माइटोसिस होने के बाद ये 2 बने, फिर उसके बाद में उनके अंदर में मियोसिस हुआ तो वो 4 बने। तो वो वैसे करके जो हमारा पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ना, हमको वो एक्सप्लेन करना है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। ये प्रोसेस भी मैंने आगे इनकलकेट किया है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा। जुलाई 2017 का क्वेश्चन है। आई होप यहाँ तक हम साथ में है ना। एक मिनट को थोड़ा सा पानी पीने दो, पानी। अरे यार, ठीक है आगे बढ़े। इसके बाद चल रहा है ना ब्रो। अगेन अ बैड हेड।
ऑलवेज यार, ना बाल बहुत हो गया, फ्रिजी हो गया। नेवर माइंड। ठीक है, बड़े आगे बच्चों, आगे बढ़ते। क्वेश्चंस आई होप आपको मिलते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज राइट ए नोट ऑन ह्यूमन स्पर्म। अभी जो जो चीजें हमने देखी वही यहाँ पे लिखनी है। तो हमारे ह्यूमन स्पर्म के पास होता है हेड नेक टेल, उसी के बारे में लिखना है। ठीक है, मार्च 2018 का क्वेश्चन है। तो इट इज द मेल गैमेट, इट इज मोटाइल, हिलता है ऑब्वियसली, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब नेकेड आई से इट इज नॉट विजिबल, और एलोंगेटेड सेल होता है, लंबा होता है। अब वो डिविजिबल होता है हेड के अंदर, नेक के अंदर एंड मिडल पीस के अंदर, और टेल होता है उसके पास मूवमेंट के लिए। हेड के अंदर इंक्लूडेड होता है न्यूक्लियोसोम और एक्रोसोम जो कि पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा। नेक के अंदर में सेंट्रियोल्स होते हैं, मिडल पीस के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया या नेबरगन सेल्स होते हैं फॉर एनर्जी, और टेल जो होता है वो मूवमेंट के लिए होता है। दैट्स इट, इतना ही लिखना है आपको। ये आपको आया था मार्च 2018 में। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। तो यहाँ पे डिस्क्राइब करने बोला स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, तो यही टाइप का क्वेश्चन बस यहाँ पे ड्रॉ करने बोल दिया आपको। तो तुम देख रहे हो क्या सेम टाइप के क्वेश्चंस कितने बार पूछ रहे हैं लोग। तो ये देखो, ये आपका बच्चों एक्रोसोम हो गया, ये देखो ये आपका एक्रोसोम हो गया। ठीक है, उसके नीचे में न्यूक्लियस, फिर प्रॉक्सिमल सेंट्रोल, डिस्टल सेंट्रोल, माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल पीस यानी कि टेल के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो हेड नेक मिडल पीस टेल, ये जो कॉइल्ड में दिख रहा है ना, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया या नेबरगन बोल सकते हो। ठीक है, तो यही सेम क्वेश्चन देखो 2 बार रिपीट हो गया यहीं के यहीं। आगे बढ़ते बच्चों। नाउ यू हैव टू, क्या बोला था मैंने कि ऐसे डायग्राम में एबीसी करके आ जाता है। तो आइडेंटिफाई एबीसी इन द गिवन डायग्राम एंड गिव देयर फंक्शंस। यहाँ पे एबीसी बताना तुमको कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और उनके फंक्शंस बताने हैं। तो यहाँ पे ए बच्चों देखो क्या हो गया, एक्रोसोम हो गया, बी जो हो गया वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ओह, मैं स्पर्म के बारे में थोड़ी ना बात कर रही हूँ। दिस इज रॉन्ग, हाँ, डोंट पे अटेंशन टू दिस। डर गई ना मैं रॉन्ग आंसर देख के। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू रिमेम्बर जब सेकेंड ग्रोथ फेज स्टार्ट हुआ था तो दैट वाज प्राइमरी oocyte, उसके बाद में ये फर्स्ट पोलर बॉडी, ये सेकेंडरी oocyte, फिर ये तुम्हारा oogonia, और ये लास्ट में तुम्हारा जो तुम्हारे oocytes बच गए थे ये वो है ना। तो यहाँ पे ABCD डालना, सबके फंक्शंस डाल दिए हमने। ठीक है, यही डायग्राम तो यहाँ पे हमने रिपीट किया, रुको दिखाती हूँ। बस मैंने तुमको जो कहा था कि ABCD डाल देते बोलो, बस वैसे ही तो किया है यहाँ पे। देखो यही था ऊगोनिया, यही तुम्हारा सेकेंडरी oocyte, फिर यहाँ पे तुम्हारा पोलर बॉडी, उसका ही लेबलिंग पूछ लिया है कि नहीं। ऐसे ही छोटा है बड़ा। भाई चेक करना पड़ेगा सब इंक्लूड किया है कि नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों का नुकसान होगा, मेरे को वो सहन नहीं होगा, फिर तब मैं चिल्लाऊंगी। ऐसे मैं कुछ नहीं बोलती। दिस इज डन। नेक्स्ट, यहाँ पे फिर से देखो वही क्वेश्चन आ गया जुलाई 2022 में। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया कि यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड लेबल ABCD। तो यहाँ पे डायग्राम है oogenesis फेस का। ए जो है तुम्हारा प्राइमरी oocyte है, यू ऑलरेडी नो। बी जो है वो तुम्हारा सेकेंडरी oocyte है। सी जो है वो तुम्हारा ओवम है, और डी जो है वो पोलर बॉडीज हो गए। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था जुलाई 2019 में, फिर उसी के 2-3 साल के बाद फिर से पूछ रहे हैं जुलाई 2022 में। ठीक है, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते बच्चों। नाउ व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एग्जैक्टली? स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, है ना।
तो नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये नखरे नहीं करता. प्रीमोर्डियल सेल, माइटोसिस हुआ, फिर 2 बार माइटोसिस हुआ, 4 बन गए स्पर्मेटोगोनिया. मियोसिस हुआ, हाफ हो गया इनका, हाफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया. फिर उनके अंदर हाफ हुआ और लास्ट में तुमको स्पर्मेटिड्स मिला जो कि सर्टोली सेल्स के अंदर अपना मुंडी घुसाते हैं और दे गेट्स मैच्योर. ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ बच्चों फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, है ना. फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट यानी कि स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनाने का प्रोसेस. किस में से? तो जर्माइनल एपिथेलियम में. तुम लोगों को अगर याद हो जब हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हम लोगों ने जर्माइनल एपिथेलियम का ये भी बोला था कि लेयरिंग भी है. तो वो लेयरिंग जो है ना यही सबके फॉर्मेशन के लिए होता है. ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों. यू हैव टू डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस. अभी हमने डिफाइन किया था फरवरी 2025 में भी एग्जैक्टली वही आ गया. ठीक है, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी के बारे में बात होगा. तो व्हाट इज जोना पेलुसिडा, नहीं, व्हाई इज जोना पेलुसिडा रिटेन अराउंड द एग टिल इट रीचेस द यूटेरस. तो यहाँ पे पूछा है कि जोना पेलुसिडा क्यों रहता है. अब तुम एक बात बताओ, अगर जोना पेलुसिडा नहीं रहेगा तो कोई और स्पर्म भी आ सकता है, वो भी घुस सकता है, तो उसके वजह से बहुत ज्यादा ट्विन ये सब का कंडीशन हो सकता है. इसकी वजह से वो यूटेरस तक रुकता है. मार्च 2014 का क्वेश्चन है ये. तो बेसिकली बच्चों इट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एट एन एबनॉर्मल साइट. अगर वो नहीं रहा वहां पे तो एबनॉर्मल साइट पे इम्प्लांट हो जाएगा तुम्हारा एम्ब्रियो. दूसरी बात, कोई दूसरा जो बंदा है वो भी एंटर कर सकता है. ऑल्सो इट डज नॉट एक्सपोज द स्टिकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर सेल्स अंटिल द एम्ब्रियो रीचेस द इम्प्लांटेशन साइट इन द यूटेरस. अगर जोना पेलुसिडा नहीं रहेगा, ट्रोफोब्लास्ट का लेयर दिख जाएगा और वो कहीं भी स्टिक हो जाएगा. अगर वो स्टिक हुआ तो तुम्हारे रॉबर सेल्स ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और तुम्हें अनवांटेड प्रेगनेंसी दिखेगा. यानी कि ये एक बोलते हैं ना कि ये प्रेगनेंसी के वजह से बहुत हार्म हुआ, वैसे टाइप का प्रेगनेंसी रिजल्ट होगा. ठीक है, दैट वी शुड अवॉइड. नाउ यू हैव टू गिव सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कि एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसका क्या फायदा है. मार्च 2015 का क्वेश्चन है ये. ठीक है, मार्च 2015 का क्वेश्चन है. तो जो सेकेंडरी oocyte होता है वो क्या करता है, कंप्लीट करता है अपना oogenesis. फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है मैच्योर ओवम के अंदर. फिर जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होता है उसका नंबर इज 2n जो कि रिस्टोर होता है जाइगोट के फॉर्म में. फिर जो ओवम है वो रिसीव करता है सेंट्रियोल्स, किससे, तो स्पर्म से, जिसके वजह से तुम्हें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा, जिसके वजह से डिटरमाइन होता है उस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग का जेंडर. ठीक है, सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ 4 सीक्वेंशियल डायग्राम्स. पीछे भी वही पूछा था, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पूछ लिया. वो 2 मार्क्स लेता है, ये 4 मार्क्स के लिए हो सकता है. मार्च 2020 का क्वेश्चन है. यहाँ पे तुम लोगों को 4 स्टेजेस दिख रहे होंगे. देखो पहला स्टेज दिख रहा है यहाँ पे, तो इट इज after the sperm penetrates the secondary oocyte, the oocyte completes their meiosis to forming the ovum and secondary polar body. The moment sperm का head touch करता है ना तुम्हारे एग के ऊपर, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, जो तुम्हारा सेकेंडरी oocyte है वो अपना फॉर्मेशन कंप्लीट करता है और पोलर बॉडी बना देता है. सेकेंड, जब स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियाई फूल जाता है तो उस टाइम पे प्रो न्यूक्लियाई बनता है. थर्ड में यहाँ पे डायग्राम्स देखते जाना, जो प्रो न्यूक्लियाई है वो अप्रोच करता है एक दूसरे की तरफ और माइटोटिक स्पिंडल जो है वो फॉर्म होता है उन दोनों के बीच में. चौथे स्टेज में क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम्स जो है दोनों प्रो न्यूक्लियाई का वो इंटरमिक्स हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन जो है वो हो जाता है. ठीक है, इतना समझा अपने को. तो द प्रोसेस इज इंटरनल, ऑब्वियसली शरीर के अंदर होता है. यूजुअली किधर होगा ये, तो एम्प्यूला में होगा, फैलोपियन ट्यूब के, जिसके वजह से स्पर्म का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है. अब जो मेरा कैपेसिटेशन हो गया, जो मेरा एक्रोसोम का रिएक्शन हो गया, कॉर्टिकल रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी जो है वो प्रिवेंटेड रहता है, यानी कि एक साथ बहुत सारे स्पर्म ना आ जाना. ये ओवम जो है ना ये एक्टिवेट होता है टू कंप्लीट मियोसिस 2 और इसी का फ्यूजन जो होता है मेल और फीमेल का फ्यूजन वही बनाता है तुम्हारा जाइगोट. ठीक है, इतना समझ गया अपने को. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो कि हमने अच्छे से समझ लिया है. अब बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलो
आगे बढ़ते बच्चों। गिव द फंक्शन ऑफ नेबेरकेन एंड जोना पेलुसिडा। अब नेबेरकेन क्या होता है, तो सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। सॉरी, नेबेरकेन इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स ऑफ रॉबर कहाँ से आ गया, अभी अभी हमने ट्रोफोब्लास्ट देखा इसलिए वही दिमाग। और जोना पेलुसिडा। अब जो तुम्हारा नेबेरकेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करेगा। एक की तो डेफिनेशन बायोलॉजी में आता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि स्पर्म को नेसेसरी है सो दैट इट कैन मूव एंड रीच टू द यूटेरस। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जोना पेलुसिडा। तो बच्चों ये प्रिवेंट करता है मेरे एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन होने से, ठीक है। एंड वो क्या करता है, एबनॉर्मल साइट पे, मतलब एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करता है कि कोई एबनॉर्मल साइट पे जाके ना रुक जाए वो, ठीक है। नेक्स्ट देख लो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। ये 12 से 15 घंटे में देखो 2 सेल का स्टेज रहता है, 24 से 30 घंटे में 4 सेल्स बन जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद में 8 सेल, फिर मॉड्यूलर स्टेज, फिर अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, फिर तुमको लेट ब्लास्टोसिस्ट, ऐसा दिखेगा। 2 4 फिर 8, फिर मॉड्यूला, फिर अर्ली ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट, इस तरीके से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज अ क्लीवेज, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज अप टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। यानी कि यहाँ तक पूछा है तुमको, ब्लास्टुला के फॉर्मेशन तक पूछा है। तो देखो क्लीवेज जो होता है वो अर्ली माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कि तोड़ना, डिवीजन यानी कि तोड़ना होता है किसका, तो जायगोट का, सो दैट वो एक खोखला मल्टीसेल्यूलर ब्लास्टुला बना पाए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, खोखला मल्टीसेल्यूलर ब्लास्टुला बना पाए। और जो साइज होता है ना डॉटर सेल्स का, वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वहां पे ग्रोथ नहीं हो रही है उनकी, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला। अभी पूछा था ब्लास्टुला, फिर से यहाँ पे पूछ ले ब्लास्टुला, ठीक है। ये इनर सेल मास, योर ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, योर ट्रोफोब्लास्ट। अब देखो जो ब्लास्टुला होता है वो हॉलो बॉल होता है सेल्स का, जो कि हमने अभी अभी बनाया था। आउटर जो है फ्लैट सेल्स है और उनको ही हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। उसके अंदर का लेयर जो होता है बच्चों, उसको सेल्स ऑफ रॉबर बोलते हैं। इनर सेल मास इज द एम्ब्रियोब्लास्ट, यानी कि एम्ब्रियो प्रॉपर्ली डेवलप्स फ्रॉम इट and it contains a fluid filled blastocyst cavity. The trophoblast cells in contact with the inner cell mass are called as cells of Robber. मतलब 100 बात की एक बात यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो अंदर के सेल्स दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे आपका सेल्स ऑफ रॉबर आ जाएगा, ठीक है, अंदर वाला सेल। और यही तो वो प्रिवेंट करता है कि कहीं और जाके स्टिक ना हो जाए, सो दैट एबनॉर्मल प्रेगनेंसी प्रिवेंटेड रहे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्राइब द चेंजेस इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के दौरान पे कौन से चेंजेस होंगे, अक्टूबर 2013 का क्वेश्चन है। तो गैस्ट्रुलेशन जो होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क को, किस में, तो ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क में। क्या फॉर्म करता है, एक्टोडर्म फॉर्म करता है, मेसोडर्म फॉर्म करता है, एंडोडर्म फॉर्म करता है। उसके बाद में चेंजेस क्या क्या इंक्लूडेड है, तो डिफ्रेंशिएट होता है मेरा ब्लास्टोमियर, यानी कि जो मेरा जर्म लेयर फॉर्मेशन है वो डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। और जो मेरा मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स है, यानी कि सेल का माइग्रेशन, वो सब भी स्टार्ट होता है इसी प्रिमिटिव स्टेज में। स्टार्ट करवाने का काम कौन करता है, गैस्ट्रुलेशन। तो जब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस हो रहा है उस दौरान मेरे बॉडी में ये सब चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, समझ गया। आगे बढ़ते बच्चों, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अर्ली क्लीवेज टिल द फॉर्मेशन ऑफ मॉड्यूला। ये वाला डायग्राम, ये दिख रहा है, ये वाला डायग्राम, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये एग्जैक्ट डायग्राम तुमको वहां बनाना है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है। नाउ गिव द यू हैव टू गिव द फंक्शन ऑफ मेसोडर्म। जुलाई 2016 का क्वेश्चन है। तो मेसोडर्म फॉर्म, सॉरी फंक्शन लिखा है, फॉर्मेशन आएगा, बहुत मिस्टेक किया यार। ऑफ मेसोडर्म, जुलाई 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। थक गई, कब से खड़ी हूं मैं पता है, चौथा नहीं 5 साढ़े 5 घंटे से कुछ खड़ी हूँ। हाँ तो देखो मेसोडर्म जो है वो सारे टाइप के मसल्स फॉर्म करता है एक्सेप्ट आइरिस एंड सिलेरी। कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, डर्मिस बनाता है, सेंका, एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है,
फिर उसके बाद में हार्ट बनाता है, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स, मिडल ईयर, डेंटिस ऑफ टीथ, फिर यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव डक्ट, गोनैड्स, किडनी, स्क्लेरा और कोरॉइड भी बनाता है आई का। सिर्फ ये दोनों चीज को छोड़ के सब कुछ मेरा कौन बनाता है? मीजोडम। तो वही बोला है कि एग्जैक्टली मीजोडम कौन सी चीजें फॉर्म करता है, दैट यू हैव टू टेल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 4 सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। अब क्या चीजें का फायदा होता है मेरे ह्यूमन के फर्टिलाइजेशन में? जुलाई 2016 का क्वेश्चन है। तो देखो, ह्यूमन में जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से वेरिएशन क्रिएट होता है। वेरिएशन की वजह से जो मेरा स्पीसिएशन वाला पार्ट है वो प्रिवेंटेड रहता है ना। फिर उसके बाद में जो बोलते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ड्यू टू वेरिएशन हमारे जो बेटर क्वालिटीज होते हैं वो दिख के आते हैं, बेटर ट्रेड्स दिख के आते हैं, वही चीजें दिख के आएंगे। तो वो चीजें दिखने की वजह से हम लोग सर्वाइव बेटर कर पाते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो इम्पोर्टेंस में आ गई तुम्हारे ह्यूमन फर्टिलाइजेशन के। नेक्स्ट अगर देखोगे तो यू हैव टू मेंशन द नेम्स ऑफ एनी 2 ऑर्गन्स जो कि डिराइव हुआ है एक्टोडर्म और मेसोडर्म से। तो एक्टोडर्म से स्किन, हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड्स, रेटिना, कंजक्टिवा, एनामल ऑफ टीथ, एंटायर नर्वस सिस्टम। और मेसोडर्म से तो ऑल जितना लेना सब ले लो, आइरिस को छोड़ के। तो यहाँ पे सारे मसल्स, आइरिस और सिलेरी को छोड़ के सब कुछ इसी से बना हुआ है। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्च 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ट्रोफोब्लास्ट सेल which are in contact with embryonal knob during the blastulation। मार्च 2022 का क्वेश्चन है वो। डायग्राम अगर अंडे वाला डायग्राम याद हो, उसके अंदर मैंने बताया था कि कांटेक्ट में जो रहता है वो रहता है सेल्स ऑफ रॉबर, नॉब बनाते हुए, है ना। मार्च 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सेल्स ऑफ रॉबर। इसका आंसर यही पे है, द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद एम्ब्रियोनल नॉब आर कॉल्ड द सेल्स ऑफ रॉबर। मतलब मार्च 2022 में भी पूछ लिया, फिर जुलाई 2024 में भी पूछ लिया, कितने बार ये क्वेश्चन पूछेंगे। दे आर ऑब्सेस्ड विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्लेसेंटा आया। नाउ व्हाट इज प्लेसेंटा, गिव रीजन। प्लेसेंटा इज कंसिडर्ड एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा के रिलेटेड बात चल रही है। तो प्लेसेंटा बच्चा क्या होता है? तो ये एक तरीके से पतला फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो कि डिस्कॉइडल ऑर्गन की तरह होता है। वो टेम्पररी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन देता है फीटस और मम्मी के बीच में। अब वो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों होता है? क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स को, जैसे कि एचसीजी हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, सो दैट मेरा फीटस का फर्दर ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट का जो मेंटेनेंस है वो सब होता रहे और मेरा प्रेगनेंसी भी मेंटेन रहे। ठीक है। तो ये ही तुम्हारा काम है प्लेसेंटा का। और तुम बोलते हो ना कि खून एक है हमारा, तू मुझे कैसे बोल सकता है हमारा खून एक है? खून एक नहीं होता क्योंकि प्लेसेंटा होता है। अब मान लो मम्मी का खून ओ पॉजिटिव है और बच्चे का खून ए पॉजिटिव है, तो मर जाती मम्मी या तो बच्चा मर जाता, क्योंकि दो अलग टाइप के ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर सकते। तो वहां पे प्लेसेंटे का लेयर होता है, तो किसी का खून ऐसे मैच नहीं कर रहा वहां पे, समझे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पार्चुरेशन यानी कि अभी डिलीवरी की बात चल रही है, इतना सब कुछ हमने बनाया बच्चे को, अब लेट अस डिलीवर। यार चलो, तो अब पार्चुरेशन के बारे में कुछ गिव रीजंस आए थे। तो क्या, तो थ्रू फर्टिलाइजेशन, दो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आफ्टर रीचिंग द यूट्रस ओनली। तो यहाँ पे बोला है कि एम्पुला में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इम्प्लांटेशन वहीं पे क्यों नहीं होता? तो यहाँ पे क्या रीजन हो सकता है कि अगर वहां पे ही हो गया, फैलोपियन ट्यूब में ही हो गया, तो बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। यूटेरस में प्रॉपर एंडोमेट्रियल लेयर की वजह से एक स्पेस होता है और वो स्पेस के अंदर में प्लेसेंटा क्रिएट होता है जो कि एक तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, जो कि कनेक्शन प्रोवाइड करता है मैटरनल प्लस हमारे बेबी के साथ, है ना। तो इसलिए वो वहां पे नहीं हो सकता। कॉर्पस लूटियम परसिस्ट इन द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे बोला है कॉर्पस लूटियम कैसे परसिस्ट हो जाता है। तो कॉर्पस लूटियम परसिस्ट करने का काम करता है तुम्हारा एचसीजी हार्मोन। अगर कॉर्पस लूटियम को एचसीजी हार्मोन जो है वो परसिस्ट नहीं करेगा तो हमारा प्रेगनेंसी जो है वो लीड नहीं करेगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा और पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड गिव रीजन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड डिस्क्राइब द डायलेशन स्टेज ऑफ पार्चुरेशन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है एक तो लैक्टेशन के टाइम पे काम आता है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के काम आता है। और डायलेशन के बारे में बात रही तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ना वो सर्विक्स का जो मसल्स है उसको डायलेट करता है, उसको रिलैक्स करता है, सो दैट इतना बड़ा बेबी इतने छोटे से सर्विक्स से बाहर आ पाए। ठीक है, तो ये तीनों का हमने लिख लिया।
नाउ लैक्टेशन के बारे में बात हुई, तो डिस्क्राइब द स्टेजेस ड्यूरिंग द 3 ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन, एड ए नोट ऑन लैक्टेशन। तो यहाँ पे लैक्टेशन का एकदम छोटू सा पॉइंट है, बाकी 74 चीजें पूछी। अक्टूबर 2015 का क्वेश्चन है ये बच्चों। तो ट्राइमेस्टर क्या होता है? तो ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट विच इज ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स बनने का, ऑर्गन्स फॉर्मेशन का टाइम होता है। सेकेंड रैपिड ग्रोथ होने लग जाता है। थर्ड जो होता है तुम्हारा वो फाइनल ग्रोथ है, इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन किया तो इट्स फाइन, सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं चलता। फिर पार्चुरेशन अगर हुआ तो मतलब उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। डायलेशन स्टेज यानी कि डायलेट होगा जो मेरा सर्विक्स है, मेरा पेल्विक एरिया है। फिर एक्सपल्शन स्टेज यानी कि बेबी पास आउट हो जाएगा, और बर्थ होगा यानी कि प्लेसेंटा को भी कट कर देंगे। फिर लैक्टेशन क्या होता है? जिसके अंदर मैमरी ग्लैंड जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं प्रेगनेंसी के एंड में, और इट इज कंट्रोल्ड बाय प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब बर्थ कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो एग्जैक्टली कौन से टाइप के बर्थ कंट्रोल होते हैं, यानी कि मेरे को प्रिवेंट करना है प्रेगनेंसी होने से, तो व्हाट ऑल बैरियर मेथड, व्हाट ऑल केमिकल हार्मोनल मेथड्स आई कैन यूज इट, तो वो उसके बारे में। तो तुमको यूज करना है फिजिकल बैरियर सो दैट यू कैन प्रिवेंट स्पर्म और ओवम को मीटिंग से, दैट इज बर्थ कंट्रोल के मेथड। मार्च 2023 में भी आया, जुलाई 2019 में भी आया। इसके अंदर कॉन्डम्स इंक्लूडेड है जो कि पीनस को कवर कर देगा। अगर पीनस कवर्ड है कॉन्डम से तो वहां पे कोई सीमेन का एंट्री नहीं होगा। दूसरा डायफ्राग्राम, सर्वाइकल कैप्स या वॉल्ट जो कि सर्विक्स को कवर कर देता है। तो अगर इनकेस स्पर्म चला भी गया तो वो उसका एंट्री अंदर जाने नहीं देगा। फिर हो गया इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, आईयूडीज, जैसे कि लिपिस लूप या कॉपर हार्मोन रिलीजिंग, मतलब कॉपर टी वगैरह की बात कर रहा है। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसका पीएच जो है वो इतना बढ़ा देता है, या तो स्पर्म मर जाता है या तो एग का फॉर्मेशन ही नहीं होता। तो इनमें से मैंने दोनों प्रोसेस में से कुछ भी डिस्टर्ब कर दिया ना, तो वहां पे मेरा फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगा। तुमने सुना होगा ऑपरेशन किया, तो ये उसी में आता है, बर्थ कंट्रोल मेथड में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अ मदर ऑफ 1 year old child wanted to space her second child. Her doctor suggested copper tea. Explain its contraceptive action. तो यहाँ पे बोला एक मदर है जिसको दूसरा बच्चा चाहिए था, बट उसको स्पेस रखना था कुछ टाइम का, एटलीस्ट मतलब सेकेंड चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड के बीच में कुछ स्पेस रखना था। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि बेटा आप ना कॉपर टी लगवा लो। तो पूछा क्या है कि कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन क्या होगा ये करने का, अक्टूबर 2014 का क्वेश्चन है। तो कॉपर टी क्या होता है? कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है, वो सप्रेस कर देता है स्पर्म की मोटिलिटी को। ठीक है, क्योंकि स्पर्म को तो एसिड भी नहीं चलता, यहाँ पे कॉपर फेंक रहे हो तो, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है ना स्पर्म की, वही खराब कर देता है। ठीक है, तो वो आगे जाके वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता। अब बोला व्हाट डज आईयूसीडी इंडिकेट, तो वही इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस का फुल फॉर्म लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिखना है जो कि आप अभी भी लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। मार्च 2018 का क्वेश्चन है ये बच्चों। फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ और गिव रीजंस है मार्च 2019 के, कि स्क्रोटल सैक जो है इट सर्व्स एज अ थर्मोरेगुलेटर की तरह सर्व करता है, क्योंकि वो बॉडी के बाहर है। अगर वो बॉडी के बाहर रहेगा बच्चों तभी वो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प कर पाएगा। अगर बॉडी से जुड़ा हुआ रहेगा तो बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म नहीं बना पाएगा। कॉर्पस लूटियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिगेंस इन प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म का एंट्री नहीं हुआ, तो कॉर्पस लूटियम जो है वो कन्वर्ट होगा एल्बिगेंस में, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन या ईस्ट्रोजन नहीं आ रहा है। मिसिंग ऑफ मेंसेस इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंसेस मिस हो गया है वो इस रिजल्ट से हुआ है क्योंकि तुम्हारा जो कॉर्पस एल्बिगेंस है वो नहीं फॉर्म हुआ, और कॉर्पस एल्बिगेंस का फॉर्म नहीं होता जब प्रोजेस्टेरॉन आता है। प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, इसका मतलब प्रेग्नेंट हो चुके हैं। ठीक है, नाउ सर्जिकल स्टरलाइजेशन इज अ परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। अगर मैंने सर्जरी करके ट्यूब को ही कट कर दिया तो वहां पे स्पर्म का एंट्री नहीं होगा। तो जो सर्जिकल मेथड होते हैं परमानेंट मेथड होते हैं, ऐसे नहीं होते कि कुछ टाइम के लिए। जैसे कॉन्डम, मेरा मन है कि अभी मैंने कॉन्डम लगाया है एंड वी हैड सेक्स, तो इसका मतलब उसके उस टाइम के लिए स्पर्म जो है वो नहीं जाएगा। बट अगर मैंने सर्जिकल मेथड के थ्रू बर्थ कंट्रोल किया तो कभी नहीं जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, और ह्यूमन एग जो होता है वो माइक्रोलेथिकल होता है क्योंकि उसके अंदर योक होता है। माइक्रोलेथिकल मतलब प्रेजेंस ऑफ योक। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, एक्सप्लेन वेरियस मैकेनिकल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो यहाँ पे तुम मैकेनिकल मेथड बोल सकते हो, बैरियर मेथड्स बोल सकते हो। मैकेनिकल मेथड में आपका आ जाएगा बच्चों कॉन्डम्स, मेल और फीमेल बोथ। फिर उसके बाद में सर्वाइकल कैप्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में
आप लोग कह सकते हो जेलीज भी आती हैं जिसके वजह से पीएच इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब कुछ मैकेनिकल मेथड्स में आएंगे आपके बर्थ कंट्रोल के। नेक्स्ट, यू हैव टू मैच द पेयर एंड री राइट। यहाँ पे तुमको बताना है मैकेनिकल मीन्स कौन सा है, दूसरा फिजियोलॉजिकल डिवाइस कौन सा है, तीसरा केमिकल डिवाइस कौन सा है, और परमानेंट मेथड कौन सा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी है और इसके ऊपर ना आता है क्वेश्चंस। एक मैं आपको हिंट देती हूँ, जैसे यहाँ पे चलो परमानेंट मेथड का देख लो, तो परमानेंट मेथड का यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी, विच इज वैसेक्टोमी। ठीक है, ऐसे करके आपको ये पूरा सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे व्हाट इज द आंसर फॉर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, एक का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, इतना स्पून फीडिंग नहीं कर सकती। दूसरा एसटीडीज के बारे में बात करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में। नेम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलेडियम। एमसीक्यू में भी पूछा था, जुलाई 2019 में भी पूछ लिया। तो सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पैलेडियम के वजह से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों इनफर्टिलिटी के ऊपर। अ कपल इज अनेबल टू कंसीव, नहीं हो रहा उनको बेबी, तो कौन सा मॉडर्न टेक्निक जो है अवेलेबल है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। तो जिफ्ट अवेलेबल है, आईसीएसआई अवेलेबल है, गिफ्ट अवेलेबल है, आईवीएफ अवेलेबल है। तो ये सब कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू बेबी का बर्थ इज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईवीएफ। तो आईवीएफ का फुल फॉर्म तो हमको पता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ये मुझे फुल फॉर्म नहीं लिखना चाहिए था, इतना तो तुम्हें आता ही है। तो सोचो इतने चिंदी क्वेश्चंस भी आते हैं, ये तुम्हारे जुलाई 2017 का ही क्वेश्चन है, इतने चिंदी क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, अ वुमन इज अनेबल टू कंसीव ड्यू टू ब्लॉकेज इन हर अपर सेगमेंट ऑफ ओविडक्ट, यानी कि तुम्हारे एम्पुला के बारे में बात कर रही है। स्टेट द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट गिवन टू हर एंड डिस्क्राइब इट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जिफ्ट देंगे। ये जिफ्ट भी दे सकते हैं, गिफ्ट भी दे सकते हैं, बट पहले आईवीएफ करेंगे और बाद में हम लोग वहां पे जाके उसको इम्प्लांट करेंगे। ठीक है, मतलब उसका ब्लॉकेज है तो बराबर मैंने आईवीएफ के थ्रू फर्टिलाइजेशन किया, फिर मैं उसको बराबर उधर इंसर्ट कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लो बच्चों, एक्सपांड द टर्म जिफ्ट, ऐसे फुल फॉर्म भी बताने को आता है, जुलाई 2022 का क्वेश्चन, दैट इज जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब समझा क्यों फैलोपियन ट्यूब के टाइम पे मैंने जिफ्ट गिफ्ट का काम किया, है ना। नेक्स्ट, डिफाइंड इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि इफ अ कपल इज अनेबल टू कंसीव विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, इट इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी, कर ही नहीं सकते। और अगर वुमन का फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक है तो कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, देखो फिर से पूछा सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज स्पर्म बैंक। स्पर्म बैंक क्या होता है, अगर एक कपल है जिनका स्पर्म में प्रॉब्लम है तो दे गो टू अ स्पर्म बैंक, जहाँ पे बहुत सारे स्पर्म प्रेजेंट होते हैं अलग अलग लोगों के, तो दे कैन टेक हेल्प ऑफ दैट स्पर्म एंड देन दे कैन फर्टिलाइज देमसेल्फ। ठीक है, स्पर्म की जरूरत थी, बट यहाँ पे एक चीज होता है कि ना डोनर का नाम पता होता है किसी को, ना रिसीवर का नाम पता होता है, नहीं तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी इशू आ जाएगा, पता चल जाएगा लोगों को उसका बेटा है वगैरह। और अपना सोसाइटी का माइंडसेट वैसा है कि खून का रिलेशन होना चाहिए। तो लास्ट में बस आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है जो कि बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट है, मेरे दिल के बहुत करीब है। एक्चुअली हम चारों के दिल के बहुत करीब है। ये सिर्फ एक बैच नहीं है बच्चों, ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम फाइनली तुम्हें हेल्प कर पाएंगे, फाइनली हम तुम्हें पर्सनल मेंटरशिप दे पाएंगे। अब तक हम सिर्फ यूट्यूब पे बात कर पाते थे, कभी कमेंट पे बात कर पाते थे, कभी थोड़ा लाइव वाइव में बात कर रहे थे, लेकिन ये जो तुम्हारे 80 दिन है ना बच्चों, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। ये टाइम में एक बंदे का स्कोर उठ भी सकता है अगर उसने मेहनत किया, और एक बंदे का स्कोर गिर भी सकता है अगर उसने थोड़ा भी यहाँ पे लापरवाही की। यहाँ पे ऐसे भी फैक्टर में तुम रह सकते हो कि तुम्हें बहुत बैकलॉग पड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा आधा पढ़ के हुआ है, ऐसा भी हो सकता है तुमने शुरू भी नहीं किया। तो अगर हम ऐसे भटके रास्ते में रहते हैं ना, और उस जगह पे हमें कोई गाइड मिल जाता है ना बच्चों, तो ट्रस्ट में हमारा गेम चेंज हो जाता है। जैसे तुमने देखा होगा गूगल मैप पे अगर तुम रॉन्ग टर्न ले लेते हो तो गूगल मैप तुम पे चिल्लाता नहीं है, गूगल मैप तुम्हें क्या करता है, फिर से रीरूट करके देता है। बस तुम्हारे लाइफ का एक गूगल मैप बनना है हम सबको। ये बैच दिल के करीब इसलिए है क्योंकि हमने इस तरीके से इसका कंटेंट प्लान किया है सो दैट आप सारे बच्चों का, चाहे वो एवरेज हो, टॉपर हो, मीडियम हो, या उसने स्टार्ट ही ना किया हो, वो सारे बच्चों का 80 दिन में 90+ तो
डेफिनेटली आएगा। ये बैच बच्चों शुरू होने वाला है 17 नवंबर से। अब इसको एक छोटा सा खुद के लिए इन्वेस्टमेंट समझो। जैसे कि अगर एक इंसान को इलेक्शन जीतना है तो ऐसा तो नहीं होगा कि अपोजिशन में कोई बंदा खड़ा ही नहीं है। अपोजिशन में बंदा खड़ा होता है, लोग अपोजिशन के लिए वोट भी करते हैं। वैसे ही तुम बेसिकली अपने फ्यूचर के लिए वोट कर रहे हो। तो जब तुम सही सही चीज़ों को चूज़ करते जाओगे ना, तुम अपने फ्यूचर मी को एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बनाते जा रहे हो। तो ये आज का छोटा छोटा ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, पढ़ाई का इन्वेस्टमेंट, वो तुम्हारे फ्यूचर मी को बहुत ज़्यादा सिक्योर करते जाता है। बच्चों ये मिनिमल सा इन्वेस्टमेंट है। जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करो, सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ो, कौन से चैप्टर्स कैसे क्या कवर होने वाले हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी होगा, सब कुछ होगा, और पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगा। 24/7 हम चारों आपके साथ रहेंगे, ठीक है? तो चलो, आई होप कि मैं आपको पर्सनली गाइड कर पाऊँ। चलो, बाय, ऑल द बेस्ट।